नमस्ते दोस्तों, एक बार पुनः सभी मेंबर्स का स्वागत करता हूं स्टेपिंग स्टोन्स ऑनलाइन ग्रुप की ग्रुप मीटिंग के विशेष सत्र में। आज के जो ओल्ड टाइमर उनसे आपका एक बार पुनः परिचय करवाना चाहूंगा। आज के हमारे जो ओल्ड टाइमर है वो है ठाकुर ठी भाई, जो की एकता ग्रुप महेंद्र मुंबई से है। आपकी डेट ऑफ सोसाइटी है 15 नवम्बर 1999 और आज हमारे साथ फैमिली लाइफ आफ्टर सोसाइटी में आने के बाद के पारिवारिक जीवन इस विषय पर अपने अनुभव हमारे साथ में साझा करेंगे। तो ठाकुर भाई एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और सेशन की शुरुआत हम इसी प्रश्न से करते हैं कि मेरे लिए या किसी भी शराबी के लिए शराब छोड़ना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्या सिर्फ शराब छोड़ने से ही मेरा पारिवारिक जीवन सही हो जाता है, या पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए रिकवरी में और भी कुछ मुझे बदलना पड़ता है? इससे आपके क्या अनुभव? नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम ठाकुर में एक शराबी। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिज्म का 12 कदमों का कार्यक्रम, फेलोशिप स्पॉन्सर की मदद और परिवार का साथ एक दिन के साथ शराब के पहले घातक रूप से दूर हूँ दोस्तों। एक सुखी समाधानी और आनंदमय और यूजफुल जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। आज हमारा कोई भी नया भाई, नई बहन या कोई भी भाई बहन संघर्ष कर रहा है तो आशा देता हूँ कि बिगड़ शराब के जीवन जिया सकते हैं एक दिन के हिसाब से, और सुखी समाधानी और आनंदमय यूजफुल जीवन जिया सकते हैं। पहले तो मेरे रवि भाई और विजय भाई को बहुत बहुत बधाई दोस्त मेरे एक दिन के हिसाब से, और भगवान मरते दम तक आपको शराब से दूर रखे। और दूसरा हमारा शायद गजानन भाई संघर्ष कर रहे, तो दोस्त मैं यही बोलूंगा, आते रहो ना। 100% प्रोग्राम काम करता है। हमारी कार्यक्रम प्रक्रिया बोलती है हमने शायद ही किसी आदमी को असफल होते हुए देखा है जिसने हमारे बताए रास्ते पे। मेरा भी डेट ऑफ सोबरिटी 15 नवंबर 99, और एक बार शराब पीने का ख्याल है, उसके बाद कभी भगवान ने मुझे शराब पीने का ख्याल ही नहीं आया। और 2-3 दिन पहले मेरे पास एक डॉक्टर बॉब से किसी पत्रकार ने पूछा था कि आप पूरा जीवन शराब नहीं पियोगे क्या, इसकी गारंटी दे सकते? तो डॉक्टर बाबू उस पत्रकार को बोलते हैं कि भैया मेरी जो ऐसी मानसिक अवस्था आज है ना, अगर इसी को मैं जीवन भर बरकरार रखूंगा तो मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ी। और 100% अभी क्या करना है, मुझे मेरी मानसिक अवस्था पे ध्यान देना है दोस्तों। अभी जो अमित भाई ने क्वेश्चन पूछा दोस्तों, मैं जब फेलोशिप में आया था ना, तो हम सभी भाग्यशाली है, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा ज्यादा भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि हमारी किताब में भी दिया है जो आदमी अपना परिवार लेके नौकरी लेके आया। तो मेरी भी नौकरी थी, कोई चार्जशीट वार्निंग लेटर नहीं था, परिवार मेरे साथ था, रिलेशन अच्छे थे। और मुझे ऐसा लगता था यार खाली मेरी शराब समस्या है, बस यही अगर बंद हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लास्ट में तो मुझे ऐसा लगता था भगवान मेरा इनकम का कुछ परसेंटेज भी देना पड़े ना, लेकिन तुम शराब से मुझे छुटकारा दिला दो। और ऐसी अवस्था में दोस्तों मैं 15 नवंबर 99 से सोबर हुआ। असल में मैसेज मुझे 3 अगस्त 99 को मिला था, लेकिन 5 मीटिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं छोड़ के चला गया। लेकिन 15 नवंबर 99 को भी आया, और उसी दिन मुझे एक रूम में रखा गया था। मेरा वाइफ के साथ में, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ संबंध अच्छा था बहुत मेरे ना। मेरे डिपार्टमेंट में भी संबंध बहुत अच्छे थे मेरे। कोई ऐसी वाइफ को मैंने गाली गलौज किया कुछ किया नहीं था, शराबी समस्या थी। अब मैं आ गया 15 नवंबर 99, और 3.5 महीने प्रोग्राम करने के बाद मैं एक दिन के हिसाब से फेलोशिप में इन्वॉल्व हो गया बहुत मेरे। लेकिन मुझे 6 महीने में झटका मिला मेरी वाइफ की तरफ से। मेरी वाइफ में शाम का समय था, 7 साढ़े 7 बजे से, और मैं शुरू से इतना इन्वॉल्व था ना, तो मुझे थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा भी मिल रही थी। और ये तो आप सभी जानते हैं, शराबी को जब थोड़ा फीमेल से प्रतिष्ठा मिलेगा, तो शायद मुझे भी उस समय, ये बहुत पुरानी बात है ना, तो कोई बोलता था ठाकुर सर, कोई बोलता था ठाकुर साहब, ये सब तरह का जो आता था। और मैं काफी शुरू से वर्किंग की तरफ में लग गया था ना। कुछ लोग शराब के दूर भी थे, कुछ अंदर बाहर का खेल कर रहे थे। और शाम का समय था 6 साढ़े 6 बजे, पता नहीं मेरे घर में मैंने कुछ समझाने गया था, क्या गया था भैया, और मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि जब से तुम ये में आए ना, तुम चिड़चिड़े हो गए, तुमने शराब बंद करके हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं किया। हमने प्यार से समझाया, नफरत से समझाया, आपने शराब बंद नहीं किया, आपको एक जगह एडमिट किया था करके आपने शराब बंद किया। और दोस्तों ये मेरे लिए किसी तमाशे से कम नहीं था। मुझे लगा यार ज्यादा करते हुए पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, जो भी ए में आता है उसका परिवार उल्टा भी, हमारा बेटा ए में आ गया सब ठीक है, हमारा पति ए में आ गया सब ठीक है, मेरे साथ उल्टा क्यों हुआ? और रात का समय था, 7:30-8 बजे। स्पॉन्सर लिया नहीं था शुरुआती दिनों में, क्योंकि एक धर्मगुरु के साथ स्टेप वर्क किए थे और कुछ ओल्ड टाइमर के साथ में था साथ में।
और मैं घर से कुछ पैसे निकाला। शराब पीने का तो ख्याल नहीं है, भगवान की असीम कृपा है, लेकिन विचारा किसी ऑर्केस्ट्रा में जाके गाने भी सुनूंगा और रात को लेट आऊंगा। और फिर बाद में विचारा यार गाने भी सुनेगा, हम सब दिन से पीते बैठेगा, रात को 1-2 बजे आएगा, घर वाले परेशान है, चल किसी देसी बार में जाते, वहाँ कोई मिलेगा तो उसको शराब पिला देना, उसको थम्स अप लेके बैठ जाना। और मैं एक देसी बार में जाके 1 सिगरेट 2 सिगरेट पिया, कोई पहचान का नहीं चला, घर में आया, ठंडे पानी से नहाया और भगवान से प्रार्थना की और सीधा मैंने बिग बुक निकाली। बिग बुक मेरे से पास पहले दिन किया, उसमें एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 बात का पारिवारिक जीवन, 2 बार वो मैंने चैप्टर पढ़ा दोस्तों, थोड़ा रिलीफ मिला। फिर भी मैं थोड़ा परेशान था, भगवान से प्रार्थना की। सुबह मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी, मैं मेरे भाईंदर स्टेशन पहुंचा, तभी भी मेरे मन में थोड़ा उथल पुथल हो रहा था। और उसके बाद अचानक मुझे एक नोट, मेरे पास किताब भी था, उस समय हमारे निक्की साहब करते थे, निक्की डी करके, उन्होंने 25 साल पूरा किए थे फेलोशिप में, तो उनके ग्रुप में एक छोटा सा बुक छापा था उनके लिए। और वो बुक छपने एक स्लोगन था कि हम जैसे शराबी के भगवान हमेशा देखभाल करता है। तो पता नहीं उस स्लोगन ने मुझे एक अजीब सा ताकत दिया और मेरा मानसिक संतुलन ठीक हो गया। मैं ऑफिस गया, ऑफिस जाने के बाद घर पे आया, घर पे आने के बाद मैंने पत्नी और बच्चों को, बेटियों को बिठाया और मैं बोला देखो, मैं सेठ बोलता हूँ मेरी वाइफ, तो वो भी मुझे सेठ करके बोलती है। बोला सेठ तुमने कल मेरे को ऐसा बोला, मुझे बहुत तकलीफ हुआ यार, लेकिन अब मुझे शराब पीने का जरूरत नहीं ना। ये जिस तरह से फेलोशिप मेरे साथ है ना, ये तुम जैसे मेरा वाइफ, मेरी बेटियां, मेरे माता पिता, भाई बहन, परिवार है, ये फेलोशिप भी मेरे लिए किसी परिवार से कम नहीं है दोस्तों। और एक हमारे को फाउंडर लोग ने एक दिया हुआ है 11 जून का एक डीआर, पारिवारिक दायित्व, आध्यात्मिक जीवन जिसमें पारिवारिक दायित्व शामिल नहीं हुआ शायद इतना भी परिपूर्ण न हो, अल्कोहल पेज 129 में दिया है। मैं कार्यक्रम में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इसे बैठकों, काम पर और सेवा गतिविधियों में लागू कर रहा हूँ और पाता हूँ कि घर पर सब कुछ बिखर गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्रियजन समझेंगे, लेकिन वे नहीं समझ पाते। मैं उम्मीद करता हूँ कि वे मेरी प्रगति को देखेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे, लेकिन वे नहीं करते जब तक कि मैं उन्हें न दिखाऊं। क्या मैं अपने ध्यान और चिंता के लिए उनकी जरूरत और इच्छाओं की उपेक्षा करता हूँ? जब मैं उनके आसपास होता हूँ तो क्या मैं चिड़चिड़ा या उबाऊ हो जाता हूँ? क्या मेरी क्षमा एक बुदबुदाता, एक सेकेंड ना, बुदबुदाता हुआ माफ करना है, या क्या ये धैर्य और सहनशीलता का रूप लेते हैं? क्या मैं उन्हें उपदेश देता हूँ, उन्हें सुधारने या ठीक करने की कोशिश करता हूँ? क्या मैंने कभी उनके साथ घर की सफाई की है? आध्यात्मिक जीवन कोई सिद्धांत नहीं, हमें इसे जीना पड़ता है। कोई बेटी थी बॉस मेरे, और मैं बहुत काम करता हूँ और मैं बता सकता हूँ कि भैया मेरे परिवार के साथ आज इतने अच्छे संबंध है ना बॉस, पूछो मत बस, है ना। आगे और जो क्वेश्चन होगा उससे दूंगा। तो मुझे ये समझ में आया कि भैया अब ये प्रोग्राम की मुझे और मेहनत करना पड़ेगा ना, जो आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है बात का पारिवारिक जीवन। और उसके बाद दोस्तों आज तक मेरा कभी भी हम लोगों को किसी बात की कोई शिकायत नहीं। अब हम लोगों का एक ही पर्पस रहता है, मैं मेरे परिवार को क्या दे सकता हूँ, और उनको लगा देते हैं हम अपने हस्बैंड को या अपने पापा को क्या कर सकते। तो अमित भाई ये मेरे अनुभव थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर भाई। आप चैप्टर 9 की बात कर रहे थे और उस चैप्टर में ये भी लिखा हुआ है कि एक शराबी के साथ रहते हुए उसका परिवार मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, और लगभग पूरी ही बुक में और हमारी फेलोशिप में भी बार बार यही बोला जाता है कि शराबी ने ये किया और शराबी को ये बदलना चाहिए। लेकिन अब क्या सिर्फ ऐसा ही है कि या परिवार के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए? एक शराबी जब सोबर होता है तो उसको अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके ऊपर आप प्लीज अपने कुछ अनुभव साझा कीजिए। जी हाँ, देखो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ठाकुर मेघ शराबी। जैसे अभी बताया बीमार के ना, परिवार बीमार होता है। मुझे याद है कुछ ही महीनों की मेरी सोबराइटी, और यहाँ बोला जाता है कि हम बीमार है। एक दिन कुछ, मुझे समय याद नहीं है, मैं मेरी पत्नी के साथ बैठा था। मुझे 3 बेटियां हैं। जब मैं फेलोशिप में, एक बेटी मेरी 9 साल की थी, दूसरी 11 और बड़ी बेटी 13 साल की थी। तो मैंने अपनी पत्नी को बोला यार सेठ, हम लोग बीमार लोग हैं ना, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लेने का, मेरी छोटी मोटी बातों से कभी कुछ खुदान करता हो तो एडजस्ट कर लेने का। तो मेरी पत्नी मुझे बोली ठीक है सेठ, और वो चाय बनाने गई, चाय भी लेके बोली, मैं चाय लेके थी, चाय भी पी रहे थे हम लोग। और मेरी वाइफ ने मुझे बोला देखो 84 में मेरी शादी 84 से, मेरे ससुर साहब रेलवे में थे ना, एक अच्छे परिवार से क्या सपने लेके वो आई होगी दोस्तों ना। और जब तक मेरी नौकरी भी लगी नहीं थी, मैंने अप्रेंटिसशिप पूरा हुआ,
तो उसने मुझे बोला यार मैं शादी करके आई, तुमने बोला पिताजी को एडजस्ट करो, तुमने बोला माताजी को एडजस्ट करो, और मैं परिवार में सबसे बड़ा था, तुमने बोला छोटे भाई को एडजस्ट करो, बहन को एडजस्ट करो, सभी को मैं एडजस्ट करके, और मैंने देखा भी यार मेरे पिताजी का हिटलर जैसा स्वभाव था, मेरे परिवार में सब एकदम हिटलर टाइप थे ना, मेरे छोटे भाई वो सब बहन मिलना। तो उस बिचारी ने बहुत काफी एडजस्ट करके साथ में 13 साल हम लोग साथ में रहे एक ही परिवार में, ज्वाइंट फैमिली। फिर मैं 97 में अलग हुआ, तो उसने बिचारी ने सब किया, और फिर उसके बाद वो बोली यार तुम्हारा अल्कोहलिज्म चालू हो गया। तो मैंने 94 के बाद रेगुलर कोशिश किया, तो हफ्ते में एक बार धीरे धीरे, उसके बाद, और 97 से थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया था। अब उसने बोला यार तुम्हारा बाद में अल्कोहलिज्म चालू हो गया, अब तुम ये फेलोशिप में आ गए, तुम 12 कदमों की बारे बात करे, 12 परंपराओं की बात करते हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, तो भैया तुम एडजस्ट कब करोगे। और दोस्तों वो बात मेरी अंतरात्मा में बस गया यार। अब मेरे पास कार्यक्रम है, मेरे पास फेलोशिप है, मेरे पास स्पॉन्सर है, मेरे पास शेयरिंग पार्टनर है। अब मैं रोज का रोज मैं यही करता हूँ कि भैया मुझे अपने आप को एडजस्ट करना है ना। मेरा परिवार बीमार है, मेरी वाइफ कभी भी मेरे अल्कोहलिज्म के बारे में कभी बात नहीं निकाला, उसने आज तक कभी नहीं निकाला ना। उसने तो बेचारी इतना साथ दिया मुझे। हाँ कभी बात होती है तो कभी बोलती थी, या आज भी हम चर्चा करते, कल ही वो बेचारी बोल रही थी यार तुम अगर नहीं ठीक होते, तुम घर भी भेज देता, ये करते वो, तो मैं क्या होता था, मैं कहाँ जाती थी। फिर रात को 11:15 बजे की बात है ना, और फिर उसने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे को बोलने लगी सेठ तू मेरे को छोड़ के जाना मत यार। यानी वो क्या चाहती है कि यार तुम मेरे बाद मरना ना, पहले मत मर जाना, नहीं तो फिर सारा मेरा जीवन बड़ा तकलीफ वाला हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मेरा काम है ना यार, देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात ये मैं बहुत बात करता हूँ, हम हमारे जो मेंबर अंदर बार का खेल करते हम किसी से नाराज नहीं होते। बार बार हमारे शराबी दोस्त को यही बोलते भैया आजा आजा आजा, कितना भी पुराना होने हो, कितना भी जाने का हो। तो यार मेरे परिवार के साथ मैं ऐसा क्यों नहीं करूँ ना। मुझे कभी मेरी बेटी के ऊपर थोड़ा चिड़चिड़ापन आता है, छोटी बेटी है उसकी यार अस्वस्थता देखे, लेकिन यार अब मेरे को यार ये काम करना है ना, मेरे पास फेलोशिप मिल गई। और सबसे बड़ी बात है जिस पत्नी ने यार मेरे परिवार को झेला, मेरे अल्कोहलिज्म को झेला यार, उसने मेरे को साथ में देती आई। और अब प्रोग्राम का फायदा मेरी पत्नी को होना चाहिए, और मुझमें इसमें मेरे स्पॉन्सर कुछ गोल्ड होटलों का बहुत बड़ा योगदान है यार। वो शुरुआत में हमको ऐसा अंतरात्मा से भर गए, उन्होंने बोला था मुझे यार, मैं रेनी अंकल का नाम हमेशा लेता हूँ, वो हमारे रॉनी अंकल जो 52 ईयर की सोबर थे, उनसे 2 महीने पहले आए थे कि ठाकुर दुनिया की ताली मिले न मिले लेकिन परिवार की ताली मिलनी चाहिए। और उस समय समझ में उनका बोलना था भैया परिवार का तेरा संबंध बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो मैं तो इसी पे काम करता भैया, देखो है ना, उनको हम लोगों ने काफी कुछ यार, क्या सपने लेके एक औरत आती है ना अपना जीवन में। और मेरा तो नसीब अच्छा था यार, मैं सही समय पे आया। अब मैं देख रहा हूँ ना, मैं कभी कभी बोलता हूँ यार हम तो ये शराबियत से ट्रेनर में आ गए, अल्कोहलिज्म का ट्रेनर देख के मैं आ गया ना। और जो फिल्म में अभी चल रही है जिन लोगों की, उनकी क्या दशा होती है यार, तो भगवान उनका परिवार का सच्ची बहुत ही फैसलेस कर देता है। तो अमित भाई मैं तो इसी के ऊपर मेरे दोस्तों काम करता हूँ भैया, कि मैं अब बहुत प्रिकॉशन लेता हूँ इस बात में, मेरी किसी भी बातों से मेरे परिवार को हर्ट नहीं होना जी जी पंच अगेन बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर भाई। विजय भाई आपका, विजय राज भाई आपको माइक अनम्यूट था, आपका कोई प्रश्न है? विजय राज भाई हमारे साथ में होने में क्या नहीं? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक बार सूचित करना चाहूंगा, एक इंटरेक्टिव सेशन है जिसमें यदि आपके कोई भी प्रश्न हो, आज का जो टॉपिक है सोब्राइटी में आने के बाद का पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ आफ्टर सोब्राइटी, इस विषय पर कोई भी आपके प्रश्न हो, स्वागत है आपका। 2 से 3 मिनट का समय लेकर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जब तक कोई हैंड रेज होता है। ठाकुर भाई यदि परिवार क्रिटिसाइज नहीं करता है तो ठीक है, लेकिन यदि मैं संयमित हूँ और अपनी जितना मुझसे हो सकता है मैं चीजें कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी झगड़ा होने पे अगर परिवार मेरी पुरानी गलतियां और पुराने जो किस्से हैं बड़े मुर्दे बेसिकली उखाड़ता है और मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को कैसे संयमित रखूं, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं? दोस्तों मेरे साथ तो ज्यादा करके ऐसा होता नहीं है ना, और मेरा ये अनुभव भी रहा है यार ना, कि देखो मेरा 17 साल का सोब्राइटी था और मेरा ग्रेटिट्यूड मनाने में उस दिन जा ही रहा था। अचानक क्या हुआ, एक मेरे मेंबर को मैंने मैसेज दिया था यार,
वो पहले काफी अंदर बाहर डॉक्टर विक्टर के पास गया था और किसी क्लिनिक से एक हमारे स्पीकर से मेरा नंबर मिल गया। और फिर वो मेंबर मेरे साथ जुड़ने के बाद फिर वो मुझे बोला कि यार मुझे 7 दिन के लिए एडमिट किया, और मैंने 7 दिन के लिए एडमिट किया ट्रीटमेंट सेंटर में। और वो 7 दिन के बाद वो सोबर हो गया। अब सोबर होने के बाद उसका परिवार यार मेरे को भगवान की तरह मानने लगा है ना। तो मेरी बेटी एक बार उनके पास गई थी, तो मेरा उस दिन जन्मदिन का क्या था, तो उसने अपने पति को बोला तुमने ठाकुर सर को विश किया? तो उसके हस्बैंड ने बोला अरे नहीं भूल गया। तो वो अपने पति से झगड़ा करने लगी ना, और बोली ठाकुर साहब तो हमारे लिए भगवान का रूप है यार, काफी कहा था उसने। ये सब बातें मेरी पत्नी को भी बताई, और मेरी पत्नी को लगा यार अपने पति से मेरे हस्बैंड के लिए ये सब बातें ऐसा कर रही है। और एक बार ये था करवा चौथ था ना, औरतें अपने पति के लिए जरा पूजा पाठ ये करती हैं। तो पता नहीं वो हमारे बाजू की एक दो बिल्डिंग के पास रहती थी, और उस दिन वो अपना ड्रेस व्रेस पहन के आई और बोली ठाकुर सर मैं कैसी लगी देखो, है ना। और पता नहीं मैं क्या हुआ था, घर में से कुछ लड्डू वड्डू फ्रिज में से निकाला और मैंने उनका मुंह मीठा मीठा किया, ऐसा कुछ किया मैंने। तो पता नहीं मेरी वाइफ को थोड़ा माथा का ठनका। और उस दिन मेरा 17 साल का ग्रेटिट्यूड डे था। तो पता नहीं कुछ बात हो गई, तो मेरी कुछ बातें थोड़ा मैंने कुछ ज्यादा नहीं, कोई सी बात जरा ऊंची आवाज में बोला और मेरी वाइफ की आंखों में आंसू आ। दोस्तों उस दिन मुझे इतना बुरा लगा ना यार। मैं बोला उस दिन बाला साहब का भी देहांत हुआ था, तो मैं बोला अभी मैं जाऊंगा, एक बड़ी बड़ी ताली बचेगी, मैं बोलूंगा मैंने 5 साल इंटर ग्रुप में काम किया, मैंने ग्रुप लेवल में क्या किया। या 17 साल के बाद तेरी वाइफ की आंखों में तेरी किसी बातों से आंसू आया, मुझे बहुत तकलीफ हुआ यार मेरे। उसके बाद जिस भाई ने मुझे मैसेज भी दिया था ना, वो वापस रिलैप्स हुआ था, और जब उसको मैं एडमिट करने जा रहा था उसकी हरकतें देख के उसकी वाइफ के भी आंखों में आंसू था। मुझे इतना तकलीफ हुआ यार, क्या ये आदमी ने दुनिया भर का सेवा की, लेकिन आज इसकी हरकत से इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो बॉस मेरा तो ऐसा अनुभव है ना यार, कोई शक नहीं यार, अपने पति को थोड़ा बहुत तो होगा यार, वर्किंग विद अदर्स में इसमें दिया हुआ है ना, बात का पारिवारिक जीवन में ऐसा दिया हुआ है। अभी देखो अलालोन की बातें करते हैं हम लोग, मेरी वाइफ ने अलालोन की मुश्किल से मेरा अभी जो भी 26.5 साल या कुछ होगा, मेरा 15 नवंबर 99 से है। तो मेरी वाइफ ने 5-7 अलालोन की मीटिंग की होगी। मुझे कभी लगता है वो अलालोन की मीटिंग करे, सब कुछ करे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मैं 2024 के कन्वेंशन में हरिद्वार में था और मेरा 25 साल होने वाला था। अब मेरे लिए इससे बड़ी चीज कुछ हो ही नहीं सकती है ना कि यार 25 साल मेरा वहाँ प्रॉपर डे 15 नवंबर आने वाला है, और 16 नवंबर मेरी शादी की सालगिरह आने वाली है। तो मेरी इच्छा ऐसी थी कि मेरा शादी का 40 साल और मेरा प्रॉपर डे दोनों वहाँ होने वाला है। तो मेरी पत्नी उस फंक्शन में, मेरे अमित भाई थे वहाँ रहे, है ना। लेकिन क्या हुआ, मेरी वाइफ की सहेली थी, उनकी बहन थी, मेरी बेटी की सासू, सब मेरे साथ वहाँ आए थे हरिद्वार। वो लोग चले गए उधर यार अपने उसमें ना। ठीक है यार, उनका भगवान अलग मंदिर में, मेरा भगवान इधर है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है बॉस में ना। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि भैया तुम अलाराम की मीटिंग करते नहीं की, तो क्योंकि मेरे को तो यार ऐसा फार्मूला दे दिया ना ये आप लोगों ने, तो अब मैं तो इसके ऊपर जबरदस्त काम करता हूँ बॉस। मैं हमेशा ये बोलता भैया मेरा परिवार यार, कौन परिवार यार अपने हस्बैंड का वो करेगा, कुछ न कुछ कमी है तो मेरे अंदर है बॉस। और फिर सबसे बड़ी बात है यार, हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे तो क्या फर्क देता है, ऑटोमेटिक चेंजेस होने वाला है। मेरा अनुभव ऐसा, ऑटोमेटिक परिवार में चेंजेस होने वाला, धीरे 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 धीरे। अभी मेरा देखो मेरा अभी 5 तारीख का वाइफ का बर्थडे है ना। मेरी वाइफ ने एक बार मुझे बोला, मैं सिगरेट पीता था ना, मैं शराब से तो दूर हो गया, अब सिगरेट नहीं है। मेरी वाइफ ने मुझे एक बार बोला अरे तुम हमारे लिए छोटा सा काम कर सकते हो क्या। यार मेरे को ऐसा लगा छोटा सा काम है, भी शराब से तो दूर हो गया। लेकिन मेरी इच्छा हुई, जुलाई में मेरा वाइफ का बर्थडे आता है, मैं बोला भगवान मैं वाइफ को बर्थडे का गिफ्ट दूंगा, क्योंकि मेरा जो सोब्राइटी डेट है 15 नवंबर और 16 नवंबर मेरा शादी का है ना, तो वो मेरा गिफ्ट था, तो मेरा बर्थडे है। अब मेरे स्पॉन्सर के साथ मेरे स्टेप चालू थे, मैं मेरे स्पॉन्सर बोला गुरु जी यार मुझे वाइफ को बर्थडे के गिफ्ट देना है यार, और मैं सिगरेट से भी दूर होना चाहिए। उन्होंने कुछ टिप दिया, मैं 5 तारीख को तो गिफ्ट नहीं दे पाया, और 19 जुलाई को गुरुवार का दिन था, साईं बाबा वाला दिन ना। मैं बोला मेरे साईं बाबा का दिन है गुरुवार को, मेरे स्पॉन्सर ने बोला 3 दिन तुम जाना मत ऑफिस, घर में रहना। मैं नहीं गया, शाम को 5 बजे मैं चाय की दुकान से घर से निकल के गया, और जैसी दुकान पे गया वापस मेरे हाथ में सिगरेट आ गई, भैया सिगरेट आ गई। मैंने स्पॉन्सर को फोन किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं ठाकुर भाई वापस पूछिए, और वापस एक हफ्ते के बाद मैंने कोशिश किया, 26 जुलाई 2024 सिगरेट से दूर हो गया बस मेरे, है ना। अभी तो देखो मैं अभी जैसे अभी हमारी मीटिंग से पहले मेरे अमित भाई बोल रहे थे, देखो मटेरियल सिंह का बात नहीं, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी मेरी वाइफ का लास्ट टाइम बर्थडे का मैं डायमंड का रिंग लेके आया, उसको गुस्सा आया, अरे काय को तुम पैसा खर्चा कर रहा है। अभी अमित भाई पूछ रहे तुम आप क्या गिफ्ट दे रहे हो, तो मैं बोला जैसे 12 प्रोमिसेज मेरे जीवन में काम करे, मेरे परिवार के भी काम करे यार, उनका भी स्वार्थी पर निकल गया, उनका भी ये कि मैं अपने हस्बैंड को क्या अच्छी से अच्छा दे पाऊंगा। तो
तो ये सब चीजें नहीं यार, थोड़ा बहुत कहीं किया तो यार क्या फर्क गिरता है यार। जो पत्नी यार अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे साथ क्या सपने लेके आई, और मेरे अल्कोहलिज्म ने क्या तबाही मचे यार दोस्तों। अभी मैं हमने तो बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे काम किए ना यार, वो बेचारी को मालूम भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है यार, अगर मेरी पत्नी कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम करे तो साला हमारी मीटिंग में कभी कभी, सॉरी मैंने साला बोला, कभी कभी हम लोग बोलते पत्नी तो हम लोग सीता मैया जैसी चाहती है, लेकिन हमको भी तो राम बनना पड़ेगा ना यार मेरे। तो हमको भी तो काम करना, तो मैं तो यार अभी इसी के अपने ऊपर ही काम करता हूँ, बहुत ज्यादा काम करता हूँ ना। और मेरे संबंध भी बहुत अच्छे हैं। देखो हम लोग सुबह उठ जाते, फिर अभी 2023 में मैं नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ। अभी मैं उठ जाता हूँ 5 बजे, देवी जीवन की मेरी रेगुलर मीटिंग है। मैं सुबह से योगा मेडिटेशन करके, मेरा एक्सरसाइज करके, प्राणायाम करके, मैं अपना चाय पानी के सालों से, अभी करीब 2023 11 अप्रैल को हम लोग शिफ्ट हुए, 23 अप्रैल को शायद शिफ्ट हुई इसमें 2023 में। मैं अपनी चाय खुद बना लेता हूँ, एक वाइफ के लिए चाय बना देता हूँ। मैं अपना नाश्ता, भले रात की रोटी है, सुबह का 2 बिस्किट करके डायबिटीज की गोली खाता हूँ। फिर मेरी वाइफ 8:30 बजे उठे, 8:45 बजे, 9 बजे, तो मुझे फर्क ही नहीं देता यार, है ना। मेरा दोस्त मुझे पूछता है, कैसे से डॉक्टर है, यार आपको गुस्सा नहीं आता, आपको चिड़चिड़ा, मैंने क्यों चिड़चिड़ापन आया यार। उसमें वो जमाने में जब हम लोगों ने ज्वाइंट परिवार में बहुत तकलीफ उठाया, आज भगवान ने राम राज आया यार, इसको जीने तो इसके हिसाब से बहुत मेरे। तो मुझे तो यार ऐसा लगता है कि भैया ये पूरा का पूरा मुझे अपना काम करना है, मैं कभी शिकायत करता ही नहीं हूँ। तो ये मेरा अनुभव था अमित भाई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर भाई। दोस्तों ये आपके भी कोई प्रश्न है, स्वागत है आपका, वहीं से म्यूट हुआ है। जी सुनील भाई, आपको कोई प्रश्न है? जी सर। सर नमस्कार, मैं एल्कोहलिक में सुनील एक शराबी हूँ सर। सर मेरे साथ दिक्कत ये पारिवारिक के बारे में सर ये है, जैसे मैं वाइफ थी ना सर, वो एलओल में जुड़ गई थी। अब जैसे मैं कभी भी पीता हूँ ना सर वो घर पे, तो मेरे को मना नहीं करती। पहले हमारे घर में कलेश होता था भाई, मैं दारू लेके घर पे पी के आता था और लेके आता था। और अब जैसे भी मैं ये बोल देता हूँ मैं पीऊंगा आज, ये बोल देती है, पता नहीं मैं उससे पहले जुड़ा हूँ ये में, उसके परिवार वाले तो बाद में जुड़ते हैं सर। तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, उसके बाद उसमें सुधार हो गया, मेरे में सुधार पता नहीं क्यों नहीं हुआ। पता नहीं मेरे में ईमानदारी नहीं है। मैं कई बार सोचता हूँ सर ईमानदारी है कि नहीं है, ये तो पता नहीं, बोलते हैं अभी ऊपर वाला ही करता है सब कुछ, पर उसमें चेंज आ गया। मैं घर लेके आता हूँ, पी लेता हूँ सर, मैं भी झगड़ा नहीं करता। मैं भी सोचता हूँ बाद में कि यार गलती तेरी है सर, मेरे को थोड़ा पश्चाताप होता है सर। ये पूछना चाहता हूँ सर, मैं क्या कैसे करूँ सर? तो मैं थोड़ा सा अपना बताऊंगा। देखिए मुझे मैसेज मिला था 3 अगस्त 99 को, मैंने 5 मीटिंग करके, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा ना, वो तारा लेना, पौना बोतल, आधा बोतल, ये मेरे जीवन में घटा नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और लगा किसी के बोलने से शराब बंद की तो मैं छोड़ के चला गया। लेकिन मुझे 4 दिन ऑफिस नहीं गया तो मेरे ऑफिस से बोला था भाई तुमको एक जगह एडमिट किया जाएगा। देखो भगवान कितना बड़ा मेहरबान है ना, खाली 4 दिन ऑफिस नहीं जाने से मुझे एडमिट करने को बोला। मैं एडमिट होने जा रहा था, 15 नंबर 99 को मैंने फिक्स किया, तो 13 नंबर को मुझे विचार आया, मेरे को विचार आया यार अभी तेरे को 15 तारीख को एडमिट होना है, शराब तो बंद करना है ना, तो आते जाते 2 दिन तो अपने परिवार को खुशी देते जा। 13 तारीख को मैंने शराब नहीं किया भैया, 14 तारीख को दिन किया, और 14 तारीख को रात को मैं लेके आया एक क्वार्टर में, बोला वाइट तो मैं छोटा छोटा पैक बना के पीता हूँ, खाना खा के सो जाऊंगा, सुबह एडमिट हो जाऊंगा। और मैं एक क्वार्टर लेके आया था, छोटा सा पैक बनाया था। इसमें में मेरा दोस्त आया, मेरी बेटी ने, तो मेरे दोस्त को इशारा किया, उसने क्वार्टर गिलास उठा के फेंक दिया और मुझे कसम दिया तुम मेरे को, मेरा कसम, घर से बाहर मत जाना। और पता नहीं दोस्तों मैं घर से बाहर नहीं गया, 15 तारीख को एडमिट हो गया। दोस्त मैं यही बोलूंगा, देखो आपका इच्छा है यार, ऐसी बात नहीं, एक ही मीटिंग कर रहे हो, ये में आ रहे, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विलिंगनेस है। और जो भगवान की बात किया है, भगवान ने तो तुमको, मेरे को, यहाँ जितने लोगों को सभी को एक ही समय दे दिया। अब शराबी अपनी चलाता है ना, आप कोशिश करोगे मेरे भाई 100% रिजल्ट मिलेगा। रेगुलर मीटिंग करो बॉस, एक एक दिन के हिसाब से नहीं, आधा दिन के हिसाब से करो, एक एक घंटे के हिसाब से, 2 घंटे के हिसाब से, क्यों नहीं होएगा ना। मेरी तो मानसिक अवस्था ऐसी थी, एक जो ये चलता था ना बर्थडे मीटिंग, वो मैं रेफर केक भी छोड़ के चला गया था। मैं बोला यार अपने को खाने के बाद पिएगा तो कुछ नहीं आएगा, खाने से पहला पिएगा तो कुछ आएगा। लेकिन मेरे साथ भी प्रोग्राम काम किया ना, आपके साथ भी काम करेगा भैया। थोड़ा सा वो डोज बढ़ा दो ना, अभी जो डोज है उसका डबल टिबल डोज कर दो, 100% होगा। जी सर।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर भाई। दोस्तों, यदि आपके भी कोई प्रश्न है, स्वागत है आपका। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संयमी जीवन की शुरुआत होने के बाद में पारिवारिक जीवन हम कैसे जिए। ठाकुर भाई, ये जो पारिवारिक जीवन की इतनी बात हो रही है, तो क्या हमें जो मेरा जो पहला जैसा मेरा परिवार था, पारिवारिक रिश्ते जैसे थे, मुझे वैसे रिश्ते फिर से बनाने की तरफ कोशिश करनी चाहिए कि एक नया रिश्ता, नए तरीके का जीवन चालू करना चाहिए संयमी जीवन स्टार्ट होने के बाद? अभी मैं अपने बारे में बताऊंगा दोस्तों। देखो, मेरा जो पहली बार 1981 में शराब आया था ना, तो मेरे को एक लेडीज बार में गया था ना। उसके बाद लेडीज बार में शराब पीने जाना, फिर डांसिंग बार की शुरुआत हो गई दोस्तों। ये सब दुनिया भर का था, और बाद में तो फिर रेगुलर शराब हो गया बॉस। अब जब फेलोशिप में आ गया ना बॉस मेरे, तो ऑटोमेटिक रिश्ते इतने अच्छे हो जाते हैं। सही अर्थों में मेरा तो है भाई, मेरे स्पॉन्सर भी हैं, है ना। मेरे को जब मेरे स्पॉन्सर पहली बार घर पे आए थे ना, तो हमको जब मेरी वाइफ ने चाय बना के दिया, तो चाय थोड़ी मीठी हो गई थी। और मीठी होने के बाद उन्होंने क्या बोला, मैंने बोला गुरुजी चाय थोड़ा ज्यादा मीठा हो गया। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला था कि ठाकुर भाई, ये चाय मीठा नहीं, तुम्हारे घर की जो मिठास है वो ये चाय में। देखो किस तरह से हमारे स्पॉन्सर ने हमको गाइड किया। एक मैं ओल्टामर के बारे में और बताऊंगा कि 36 साल की उनकी सोब्राइटी, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनकी 36 साल की सोब्राइटी थी बहुत। और मैं पहली बार उनके घर में गया। उनके पास टू बेड के 2 घर थे, दोनों घर में उनके बेटे बहू रहते थे, और एक बच्चे के साथ वो रहते थे। अब उस जमाने में 36 साल सोबर मेंबर आए हुए, तो हम लोग गए उनके घर में। मैं गया, सब देखा, और उनके घर को मैंने देखा, सब तितिर बितिर था। किधर मच्छरदानी टपक टंगी हुई, किधर कपड़े पड़े हुए, किधर कुछ है, ये सब इधर उधर का वातावरण दिखता हुआ था। मुझे बड़ा अजीब लगा यार। लेकिन हमारे वो जो ओल्ड टाइमर से अंकल बैठे थे हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। आंटी बिस्किट लाती थी, चाय ला रही, तो बड़े शांति से वो हमारे साथ चर्चे में लगे थे। उनको कोई फर्क नहीं मिलता है मच्छरदानी किधर पड़ी है, ये किधर पड़ा है, वो किधर, उनको कोई फर्क नहीं मिलता है बॉस मेरे। वो आज मेरे समझ में आता है बॉस ना, ये भारी। और मैंने मेरी वाइफ को बोला भी, अरे मैं वो अंकल के घर में गया था यार, वहाँ मुझे सब तीर पड़ा हुआ था ना बॉस मेरे। तो आज मुझे समझ में आता है, ये चीजों से मुझे कुछ नहीं। अभी भी मैं बता रहा हूँ ना, मेरे बड़े अच्छे समझ है, लेकिन थोड़ा भी मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ ये इधर नहीं वो उधर है, तो दोस्तों देखो वो बिरगढ़ में भी टाइम लगने वाला नहीं है ना। वो वही बात है ना। पर मुझे ये सब चीजों से फर्क ही नहीं गिरता यार। देखो वो 8 बजे उठे, 8:30 बजे, भैया संबंध कैसे अच्छे नहीं होंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बेटी गाना गाती थी जब मैं ए में आया था ना, मेरी बेटी गाना गाती थी, मेरे पापा भी गए। तो मेरा भगवान के मेरे ससुर साहब बोलते थे, इन बच्चों को इतना प्यार मिला है ना ये परिवार में, हमारे पीढ़ी के दौरान भी ना, इनके लिए हम हस्बैंड कहाँ देखेंगे वो समझ में नहीं आता था बहुत मेरे। तो अभी तो हमारे पास प्रोग्राम मिल गया यार, 12 कदमों का प्रोग्राम मिल गया। वो सेंट फ्रांस की प्रार्थना बोलती है, मैं किसी को चाहे जाने, कोई मुझे समझे, उससे तो मेरा काम है यार। मैं सुबह उठ जाता हूँ, ठीक है देखिए, अभी ये पता नहीं यहाँ मीटिंग में बोलना है कि नहीं मुझे। अभी कई समय से, महीनों से, कई 1-2-2.5 साल से मेरी वाइफ ने मुझे बोला था यार मुझे थोड़ा सा झाड़ू मारने में प्रॉब्लम होता है ना, हाथ दुखता है। झाड़ू पोछे का काम मैंने चालू कर दिया। असल में 1000-1200 का मेड रख सकता था, मैं रखता ही नहीं। मैं मीटिंग करने के बाद झाड़ू पोछा मेरी ज्वेलरी में 4-7 बीत करने के बाद वाइफ मेरे सोफा पे बैठी रहती है, और वो मुझे इशारा करती है, देखो उधर कचरा है, देखो उधर कचरा है। मुझे थोड़ी कभी हंसी आती है ना, मुझे हंसी आती है, और यार मुझे तो मजा आ रहा है ये काम करने में। बस अभी 3 दिन से क्या हुआ कि वो उठ जाती है, 8:45-9 बजे उठती है, कि चाय भी थोड़ा बहुत जो नाश्ता पानी हम लोग करते, फिर मैं झाड़ू मारने लग जाता, और वो पोछा लेके पोछा मारने लग जाती है। बस संबंध तो अच्छे होने ही वाले हैं यार ये प्रोग्राम में आने के बाद, सवाल ही नहीं उठता यार। अगर मेरे परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं हो तो फिर सवाल ही क्या होता है। दूसरी बात है बहुत, देखो उतार चढ़ाव आने वाले ना। मेरे पिताजी का बहुत हिटलर जैसा स्वभाव था, हिटलर जैसा स्वभाव था। मेरे पिताजी क्या करते थे, तो जब मेरा भाई के साथ उनका प्रॉब्लम था, मेरा भाई भी एक्सपायर हो गया, मैं फादर को कभी कभी बोलता था, पापा जब तक आप थोड़ा अपने अंदर बदलाव नहीं आएगा कुछ होने वाले। मेरे भाई 2001 में खत्म हो गया। हमारी भाभी दीदी के सब हम लोगों ने गांव शिफ्ट कर, मेरी भाभी के साथ उनका वातावरण खराब हो गया। वो उसके बाद वो भाभी को अलग भाभी में जगह बना के दिया, फिर दूसरी भाभी थी मेरे छोटे भाई को, उसके साथ प्रॉब्लम हो गया। 2003 में उसको हमने बॉम्बे बुला लिया, तो पिताजी देखभाल करने के लिए मेरी बहन आ गई, बहन के साथ उनके प्रॉब्लम हो गए। और उसमें प्रॉब्लम कभी खर्चता था जब 2017 में अगस्त में मेरे पिताजी का देहांत किया, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व हुआ बहुत मेरे। तो मुझे तो ऐसा लगता है बहुत यार, प्रॉब्लम किस बात का प्रॉब्लम है यार, बताइए मुझे।
दोनों आपस में बैठ जाओ, बातचीत करो, तुम्हारे मन की बात तुम अपनी पत्नी को नहीं बताओगे। एक चीज और मेरे स्पॉन्सर ने बताए थे ओल्ड टाइमर में कि ठाकुर भाई, दुनिया में जो सबसे अच्छा दोस्त है वो तुम्हारी पत्नी और बच्चे। मैं बोल सकता हूँ मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरे भाई की वाइफ के साथ बहुत अच्छे संबंध है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं किसी चीज को लेके ना, ए के वातावरण को लेकर थोड़ा सा परेशान था। मैंने मेरी वाइफ से डिस्कस किया यार, मैं अपने स्पॉन्सर से मेरी नहीं हो पाती है रेगुलर बातचीत उनका बीच में, तो मैंने वाइफ को बोला कि यार ऐसे से बात है, मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कुछ अच्छी तो वो क्या बोली बेचारी, अरे ये तो ऑर्डिनरी बात है, ये तो हर किसी के साथ होता है। तो मेरी वाइफ भैया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ना, हम लोग 10 बजे 9 बजे अभी जब भी हमारा टाइम जल्दी है 9-9:30 बजे बिस्तर में जाने के बाद 1 घंटा 2 घंटा कभी भी फिर बातचीत करते रहते बॉस मेरे। तो मुझे तो ऐसा लगता है यार हमको करना है ना, ये पहल तो मुझे करनी है यार। अभी भी मेरा 24 घंटा मेरे परिवार के लिए, मेरा मैक्सिमम समय में अपने परिवार में, अभी रिटायर आदमी हूँ यार। मैं कभी कभी सुनता हूँ यार रिटायरमेंट के बाद आदमी को परिवार में जमता भी है, मेरा तो मैक्सिमम समय मेरी पत्नी के साथ है। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ ना, बहुत सारा समय हमने इधर उधर बर्बाद किया था ना वो जमाने में, मेरी दोस्ती यारी में था कुछ पीने के समय। तो मैं अभी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मेरे परिवार को वो समय दे रहा हूँ। अभी तो मेरे बच्चों की बेटियों की शादी विधि हो गई, बहुत तो मैं दे रहा हूँ यार, तो वो हो ही जाता है यार। थोड़ा थोड़ा कोशिश करोगे ना यार तो हो जाता है ऑटोमेटिक। परिवार को लगता है यार अरे क्या यार साथ से क्या हो गया, तो होता ही है यार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निवेदन करना चाहूंगा एक बार पुनः, ये एक इंटरेक्टिव सेशन है, तो आपके मन में भी यदि कोई भी प्रश्न हो पारिवारिक जीवन से संबंधित, जरूर आगे आए, अपने प्रश्न पूछें। हैंड रेज कर आप अपने प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, माइक म्यूट कर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक ठाकुर भाई, हम अक्सर मीटिंग में भी सुनते हैं, आपने भी कहा कि फैमिली फर्स्ट, लेकिन मुझे मीटिंग्स भी करनी है, मुझे अपना पर्सनल काम भी करना है, तो ये घर काम मीटिंग इसके बीच में एक बैलेंस कैसे बनाया जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अमित भाई। देखिए दोस्तों, मैं जब फेलोशिप में आया था ना 99 में, मैं बताया छोटी बेटी 9 साल, फिर 11 साल, 13 साल की बच्ची आती, और शिफ्ट ड्यूटी में काम करता था। अब शिफ्ट ड्यूटी में मेरी एक शिफ्ट रहती थी सुबह 6:30 बजे की, तो 5:09 की मैं ट्रेन पकड़ता था, मुझे करीब 1.25 घंटा कम से कम या 1.5 घंटा ऑफिस जाने में लगता था। तो 6:30 का शिफ्ट करने के बाद हम 2:30 बजे छूटते थे। अब वो तो मुझे मीटिंग मिल जाता था मॉर्निंग से, और सेकंड शिफ्ट में मुझे मीटिंग नहीं मिलता था। सेकंड शिफ्ट में मैं क्या करता था, हमारे यहाँ भाटिया हॉस्पिटल था ग्राउंड रोड में, कम से कम मेरे को मेरे घर से 2-2.5 घंटा लगते थे। वहाँ एक मीटिंग चलती थी 8 से 9, और कुछ समय का ब्रेक मिलने के बाद फिर एक नायर हॉस्पिटल था, वहाँ मीटिंग चलती थी। तो मैं सुबह सुबह निकल जाता था, 1 या 2 मेंबर मेरे साथ रहते थे, मेरे दोस्त लोग है ना, तो हम लोग निकल जाते थे। एक मीटिंग भाटिया की करते थे, एक मीटिंग नायर की करते थे, उसके बाद वहीं से मैं ऑफिस चला जाता था। और ऑफिस से तो मुझे सेकंड शिफ्ट में खाली 2 मीटिंग मिलती थी, और कभी मन में विचार ही नहीं आया कि यार मीटिंग नहीं मिलेगी तो मैं दारू पीऊंगा। ये सब विचार, दारू पीने का तो भगवान की दुआ से विचार ही नहीं आया। हमेशा रिकवरी के बारे में विचार है, दूसरों को मदद करने के विचार आया। और जो बैलेंसिंग लाइफ है, बहुत बैलेंसिंग लाइफ तो जीना चाहिए, नहीं जियोगे तो यार तकलीफ होता है ना। मैं आज भी थोड़ा थोड़ा मुझे कभी लगता है कि हमने कुछ साल से थोड़ा ज्यादा ए में समय दिया, लेकिन साथ ही साथ क्या बता रहा है ना, तो ए में बताया कि अगर हम शुरुआती दिनों में थोड़ा ए में ज्यादा समय देंगे तो उसका कुछ नुकसान नहीं है। तो मैंने तो शुरुआत में, दोस्तों मेरी पत्नी कभी कभी बोलती है यार तुमने पागलों की तरह ए में काम किया, तो मैं मेरी वाइफ को यही बोलता हूँ यार हमने जो भी इन्वेस्ट किया ना उसी का तो डिविडेंड बैठ के खा रहे। हमारे कोई टाइम तो निक्की डी करके 47 ईयर की सोसाइटी के बाद वो बड़े, तो बोला करते थे यार कि ए में जो भी हम लोग समय देते, एक एक सेकंड इन्वेस्ट करता। तो मैंने शुरुआती दिनों में बहुत समय दिया। हम लोग ऑफिस से छूटते सीधे फिर हॉस्पिटल में पहुंच जाते थे, फिर वहाँ शराबी की देखभाल करते थे, फिर मेरे ओल्ड टाइमरों के साथ फिर रात को 11 बजे तक फिर घर में आते थे। तो बैलेंसिंग लाइफ तो बहुत बहुत जीना पड़ता है। जी ऐसी बात है, शुरुआत में कुछ समय कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती थी, ज्यादा लेना पड़ता था बहुत, लेकिन बैलेंसिंग लाइफ नहीं जिएगा ना तो प्रॉब्लम आ जाता है। आज भी मैं देख रहा हूँ ना, मेरे जोन की बात है ना, 36-37 साल की सोबराइटी है बहुत, और उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने इंटर ग्रुप लेवल पे, ग्रुप लेवल बहुत काम किया ना, 2-2 बजे तक ए मेंबर के साथ में बैठे रहते थे, लेकिन उन्होंने दूसरे चीजों पे ध्यान नहीं दिया। तो उनके बच्चे ने क्या बोला कि डैडी तुमने क्या किया, पहला दारू पीते रह गया, बाद में ये करते लिया, हमारे लिए तुमने क्या किया। तो बहुत ये बैलेंस लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। दूसरी बात है
कि देखो मैंने शुरुआती दिनों में पैसे के बारे में कभी देखा नहीं, क्योंकि मेरी एयर इंडिया की जॉब थी, पैसा पानी मिलता था और मेरा बहुत पैसा जाता था, न्यू कमर को इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ। और जब मेरी 5 साल की सोबरिटी और दूसरी साल में मुझे प्रॉब्लम भी आ गया। 1 साल की सोबरिटी के बाद मेरा भाई का देहांत हो गया। मेरा छोटा भाई वो हैवी ड्रिंकर था, आधा बोतल कम से कम एक समय मिलता। मेरा भाई का देहांत हो गया। जेबी हॉस्पिटल बॉम्बे के में एडमिट किया था। 5 दिन मेरा भाई कोमा में था और एक्सपायर हुआ। मेरे भाई अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चे छोड़ के गया। अभी उनके देखभाल मेरे फादर करते थे। अचानक 2-3 महीने के बाद मेरे 2nd साल की सोबरिटी में मेरे फादर को हार्ट अटैक आया। मेरे पास खाली 900 रुपए पड़े थे बहुत, और डॉक्टर ने बोला 48 घंटे तक आपके पिताजी को बोलने से। तब मेरे एक ही कुछ थे, एक शंकरन अंकल में ओल्टामर में, भगवान उनकी आत्मा, हमारे एयर इंडिया वाले थे। उन्होंने कुछ पैसों की, मेरे ऑफिस के दोस्त मेरे बहुत अच्छे थे, पिताजी का 10 दिन देखभाल किया और मेरे फादर को बोला अभी तुमको बैठ गए। 2nd साल की सोबरिटी में मेरे पापा, मम्मी, मेरी भाभी, उनके 3 बच्चे, मेरे 3 बच्ची बेटियां, मैं पत्नी, 11 लोगों की जवाबदारी आ गई बात है ना। और ये सब वर्ष 2nd ईयर में भी दिस सेल टू पास में करता रहा। जवाबदारी में मेरे एक काम के लिए कभी कोई प्रॉब्लम आया नहीं। और ये मेरा अनुभव है कि मैं सही अर्थों में प्रोग्राम पे परंपरा में काम करता हूँ, तो मैं अपने परिवार को थोड़ा भी इधर उधर कर ही नहीं सकता बहुत। और उसके बाद सालों साल मुझे ये काम, मेरे परिवार का देखभाल करना पड़ा। मेरी बेटी, जो भाई मेरा एक्सपायर हुआ, उसकी बेटी आज कैनरा बैंक मथुरा ब्रांच में अच्छी जॉब पे, एक अच्छे परिवार में शादी हुआ। 2003 में मेरे परिवार के सभी लोगों को, मेरा छोटा भाई को हमने बॉम्बे बुलाया। उनको जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे, हमारा एयर इंडिया, मेरे भाई को खाली 10,000 की पगार थी। अब 10,000 वाला पैसा मकान ले सकता है, लेकिन मेरे नाम पे लोन करके पिताजी से लेके मेरे भाई का 1 रूम किचन, आज बच्चे सब सेटल हो गए, मेरे भाई का भी बड़ा घर हो गया, बड़ा अच्छा जीवन जी रहा है। तो सब काम बैलेंस ही करता रहा बॉस मेरे ना। उसके बाद बच्चों की शादी हुई, फिर मैंने थोड़ा फंड मैनेजमेंट के भी काम किया। मैंने थोड़े पैसे, मतलब शॉर्टकट पैसे के पीछे नहीं भागा, लेकिन मैंने देखा यार नहीं यार, इस तरह से करेगा तो गड़बड़ है यार। बच्चों का एजुकेशन है, बेटी की शादी है। ये मेरी जब 2004 में बच्ची की शादी आ गई ना, मेरे अहमदाबाद में ससुर साहब ने देखा था एक लड़का, एक बड़े बजट की शादी थी और मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। तब मुझे पीएफ लोन, बैंक लोन, LIC से लोन मेरे फादर ने 1 लाख दिया, 30,000 ससुर साहब ने दिया। तब मैंने लंबा चौड़ा कर्जा किया। तब मुझे लगा कि यार तूने थोड़ा गलती किया, और एक नेगेटिव विचार भी आया, अरे यार तूने ये में ज्यादा सेवा करता रहा, थोड़ा पैसे के ऊपर ध्यान देना था। लेकिन जब मेरी बच्ची की शादी इतनी अच्छी से हो गई, मेरे फादर इतने खुश हुए कि बेटा तूने हमारा नाम रोशन किया। 11 दिन मेरे सब रिलेटिव, करीब 55-60 लोग थे, सभी लोग इतने खुश हुए बॉस मेरे। और सब करने के बाद उस जमाने में 36,000 मेरे पास बच गए थे। और मैं सीधा शादी के बाद मेरे मंदिर में जाके भगवान को बोला, भगवान ये पूरा श्रेय ये फेलोशिप कल्चरल्स को और मेरी आपको जाता है। अभी मैं अपना ये में और समय दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने अपना पैटर्न चेंज किया ना, कहाँ मुझे खर्चा करना है कहाँ नहीं है, उसके ऊपर काम किया दोस्तों। फिर मुझे जीवन में इधर बताता है ना, पेज नंबर 121, हम लोग जब 12 में पढ़ेंगे कि पैसा हमारा नौकर बनेगा, ऐसा करके दिया हुआ है दोस्तों। तो आज मालिक ने एक अच्छे सेल्फ सपोर्ट बना दिया बॉस मेरे। तो मुझे बैलेंसिंग लाइफ जीना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है बॉस। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है ना, कि मैंने शुरुआत में थोड़ा सा और भी थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन मैं वो शुरुआत में क्या था, ऐसे उल्टामर के साथ जुड़ा हुआ था। उनको मैंने पूछा भी, मैंने यार मेरा पैसा इतना रोज का खर्चा था। उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, अपना इनकम है तो थोड़ा ज्यादा खर्चा आएगा तो चलेगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ए ने थोड़ा ज्यादा समय दिया, तो उससे क्या हुआ, शराब के पास जाने के चांसेस कम रहते ना। तो ये सब चीजें था, बैलेंसिंग लाइफ जीना पड़ेगा बॉस। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर भाई। लेकिन अगर ये जो घर, काम, मीटिंग, इसमें मैं किस ऑर्डर में रखूं चीजों को, मतलब किस चीज को पहले रखूं, किस चीज को बाद में रखूं? हाँ, इसमें भी देखिए, मैं जब 99 में धर्मगुरु के साथ ही मेरे स्टेप वर्क चालू किया। अब हम तो नए नए थे यार, तो मेरे धर्मगुरु ने मुझे बोला कि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, परिवार, नौकरी, सोबरिटी। अब अपन नए नए, हमको तो लगा यार नौकरी, उसमें अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, नौकरी ज्यादा अच्छा है। फिर लगा यार परिवार ज्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ मुझे बताया कि भैया सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेरी सोबरिटी, है ना। मेरी सोबरिटी सबसे इम्पोर्टेंट। अगर मैं सोबर हूँ तो मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस सब कुछ ठीक रहने वाला है। और मैं सोबर नहीं हूँ, और सोबर होने के बाद भी एक सोबर बोलेगा खाली दारू से जुड़ने के नहीं चलेगा यार। मेरे जोन के कई मेंबर यहाँ जुड़े हुए, मुझे ही मैसेज जोड़ने का एक भाई को मौका मिला था, गवर्नमेंट जॉब, 16 साल के बाद वापस शराब पी के गवर्नमेंट की जॉब चली गई और पत्नी बच्चे साथ छोड़ के तितर बितर हो गया। फिर कई महीने ट्रीटमेंट सेंटर के बाद अभी के एकांतवास में गिरा है। सोबर का मतलब है ना, प्रोग्राम के आध्यात्मिक कार्यक्रम को रोज का रोज जीना है। अभी 99 में मैंने स्टेप वर्क कर लिया। धर्मगुरु, मेरे धर्मगुरु बोलते थे, ठाकुर
तुम्हारा पत्नी तुम्हारा खाना बनाता है, देखभाल करता है, कपड़ा धोता है, इतना तुम्हारा परिवार, उनको कभी तुमने थैंक यू बोला क्या? मेरा परिवार तो पत्नी के साथ बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन आज मैं दिन में कई बार थैंक यू बोलता ना। नमक में, भाजी में नमक ज्यादा है कम है, कोई फर्क नहीं गिरता है बॉस मेरे ना। सुबह का खाना रात को खाओ, ये मेरी वाइफ मुझे पूछते, बोला जो तुमको बनाना है बनाओ, बच्ची आती है तो थोड़ा ताजा ताजा बनता है बॉस मेरे। तो ऐसा है बॉस मेरे ना कि हम लोगों को यार उसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं, बैलेंस ऑटोमेटिक जीना हो जाता है ना यार मेरे। सवाल ही नहीं उठता बस मेरे को सोबराइटी को पहला नंबर रखना है। लेकिन यार सोबराइटी के कारण ना मेरी नौकरी में प्रॉब्लम होता है। मेरा सेकंड शिफ्ट रहता था ना, तो मेरे जीवन में ग्रेटिट्यूड डे रहता था ना, मैं हाफ डे डालता था। समझ नहीं देता है ना, मेरे पास छुट्टी थी यार, मैं हाफ डे डाल के मेरा ग्रेटिट्यूड डे अटेंड करता था कि मुझे मालूम है मेरे लिए मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए प्रोग्राम भी इम्पोर्टेंट है, मेरा सर्विस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सोबराइटी तो इम्पोर्टेंट है। और एक चीज और बताए, शॉर्टकट पैसे के पीछे, और मैं शुरू से भैया शॉर्टकट पीछे के बाद नहीं, मेरे अंतरात्मा मेरा इसका वो था ना कि बात सिर्फ कुछ मत कर यार, तो एयर इंडिया की नौकरी करते रहे और ये प्रोग्राम को जीते रहे, तो पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बर्थडे का भी मैं रिटायर हो गया 2021 में, वापस में ज्वाइन किए ना, जब 40,000 का भी 55,000 हो गया। मेरी वाइफ और बेटी ने क्या बोला, डैडी कोई जरूरत नहीं नौकरी करने का, कोई जरूरत नहीं है, और मुझसे भी नहीं होने वाला है ना। मैं जो अभी कर रहा हूँ ना यार, सच्ची बोल रहा हूँ, मैं मेरी सोसाइटी का जो एंजॉय कर रहा हूँ ना, वो एकदम जबरदस्त है। तो भैया सोसाइटी नंबर पहला है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी प्रॉब्लम होता है ना कि कभी कभी मेरे को सेकंड से मीटिंग करने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था। मैं जनवरी 2022 से ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ा हूँ, तो मैं सुबह की एक मीटिंग तो कर लेता था ना, मैं सेकंड मीटिंग करता था। वाइफ बोलती है क्या तुम कान में लगा के रखते, जब देखो जब। अब पता नहीं कुछ समय से साल भर हो गया, एक 5 बजे की मीटिंग चलती है यूरोपिया ग्रुप में, वहां मुझे एक परमिशन जैसा मिल गया 5 बजे का मीटिंग, और सेम थोड़ी पे तो दिन दिन चलता रहता है। तो मैं दूसरी कभी मीटिंग करूंगा ना, अब स्केटिंग स्केटिंग एक दिन ट्यूशन भाई की मीटिंग मैंने काम पे लगा लिया, जो हमारे ट्यूशन भाई करते, तो वाइफ भी मेरे बाजू में थी। मेरा क्या, मेरा यार बहुत स्पेशल टॉपिक है, स्पीकर बड़े अच्छे कुछ सुनने को मिलेगा, तो उनको ज्यादा मीटिंग करूंगा तो वो लोग बोलते यार ऐसी बात है ना। तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम होता नहीं है यार ना, क्योंकि उनको मालूम पड़ता है ना यार मेरे, समझा कि नहीं, उनको मालूम पड़ता है यार बंदा कुछ न कुछ अभी अध्यक्ष के कार्यक्रम को जुड़ा यार, हमेशा खुश होता है। मेरी वाइफ कभी मुझे बोलती है यार तुम जब हमेशा खुश रहते, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारी खेती में अनाज में हीरो हो गए, और ये 100% बात है बस, बेसिक खेती में अनाज नहीं आता है जी ना, हीरो हो गए बहुत मेरे। तो सोसाइटी को तो नंबर 1 में रखता हूँ। और ये आप लोगों को नीचे सुना, ऑनलाइन मीटिंग में मैंने सुना था, भैया कुछ भी हो जाओ अपने डेट ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं करना है। अभी मैं बार बार बोलता है तो कुछ लोग जो कह रहे ठाकुर भाई ने बोला और वो रिपीट करता है, मुझे सोसाइटी चेंज करना ही नहीं है बहुत मेरे ना। जो 15 नंबर 99 मेरा डेट ऑफ सर्विस थी शराब का, और 26 जुलाई 2007 मेरा, अभी 26 तारीख को मुझे 19 साल हो गए, मैंने सुपारी के टुकड़ी से भी दूर हो गया बहुत मेरे। तो सोसाइटी पकड़ो बहुत, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। होता क्या है कि मेरा जैसा शराबी है वो बहुत अर्जेंट काम है। अभी देखिए 5 तारीख को वाइफ का बर्थडे, मैंने क्या सोचा था हमारा वाइफ का बर्थडे होगा तो हम कहीं जाएंगे, तो मैं 8:30 मेरे होम ग्रुप पे स्पीकर मीटिंग है। अब मेरा स्पीकर हम लोग ने बुलाया तो उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी बेटी ने बोला तो डैडी हम लोग मेरा ग्रैंडसन का भी वही उसी दिन बना देंगे, मंडे सब लोग को ऑफिस ही जाना है। तो मैं बेटी को बोला बेटा मैं 8:30 बजे के बाद आऊंगा, केक तो 9 बजे कटेगा। ठीक है डैडी आप डायरेक्ट वहां से आ जाना, तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। बस ना मेरी कुछ हरकतें अजीब लगेगी ना, कभी कभी मेरा जैसा चला भी बड़ा घमंडी है, अरे मेरे को मीटिंग करना है, मेरे को सेवा करना है, मैं ये भी करूँ भाई, मेरे को तो मेरा पारिवारिक जवाबदारी। अभी जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैं ए का सेवक हूँ ना, ए में हमको छोटी मोटी जवाबदारी मिल गई, अभी डिवीजन में मैं सेवा करता हूँ, मैं सेवक हूँ, ए का सेवक हूँ, डिवीजन का सेवक, मैं मेरे परिवार का भी अपने आप को सेवक मानता हूँ। सेवक को भैया कुछ ना भी नहीं करना है ना, जो बोला वो काम करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, ये मेरा अनुभव है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर भाई। दोस्तों अभी भी कोई हैंडरेस नहीं है, एक वन वे सेशन ही चल रहा है। निवेदन करूंगा जरूर आगे आए अपने प्रश्न। नमस्कार नमस्कार अमित भाई। अमित भाई मेरा हाँ जी मेरा भाई ठाकुर जी से एक सवाल था। पहले तो मुझे ये बताइए अमित भाई, क्या आवाज क्लियर आ रही है आपको? क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ, क्या पता मुझे दिक्कत आ रही है, आवाज फटी फटी आ रही है। एक बार आप बता देंगे मुझे, क्या क्लियर आ रही थी आपको आवाज ठाकुर भाई की? हाँ जी ठाकुर भाई की आवाज आपको क्लियर आ रही थी? थोड़ी फटी फटी सी आ रही है ना, क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था, ऐसा कुछ है? आई थिंक मुझे भी ऐसा लग रहा है, ठाकुर भाई की आवाज में थोड़ा सा वो कर्कश आ रही है। निकाल दूं मैं जो कान में पहना निकालूं?
हाँ जी ठाकुर जी भाई एक बार ट्राई कीजिए सर। निकाल के देखता हूँ, हाँ निकाल के देखता हूँ बस। अभी देख, काफी क्लियर है। अभी क्लियर है? हाँ जी हाँ जी जी जी। ठीक हाँ है। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि ठाकुर जी मुझे ये बताइए, मैं ना 4th स्टेप पे हूँ, ठीक है, और ना 4th स्टेप पे आए हुए मुझे 1 महीना हो गया है, और जो मुझे स्पॉन्सर ने मुझे काम दिया है वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। घर पे रहता हूँ तो सोता रहता हूँ, और फिर काम पे निकल जाता हूँ तो टाइम नहीं मिल पा रहा। मतलब मैं 20-25 मिनट भी अगर डेली के निकाल लेता तो शायद वो 4th स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका होता अब तक। लेकिन इतना आलस क्यों आ रहा है? क्या मेरी ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट है वो मुझे रोक रहे हैं, ऐसा क्या है? तो उसके लिए प्लीज मेरी को थोड़ी हेल्प कर दीजिए। मैं करता हूँ बहुत। थैंक यू। देखो, आलस है ना, ये सबसे बड़ा कैरेक्टर यूज है। मेरे यहाँ दोस्त मीटिंग में जुड़े हुए, उनको भी आलस बार बार सता रहा है ना, तो आलस बहुत बड़ा कैरेक्टर है। और इसके बारे में मेरे को मालूम नहीं था कि ये मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है। लेकिन मेरे को क्या है, जब मैं ए में आया था ना, हिंदी में खाली बिग बुक था यार, तो बिग बुक ही मैं पढ़ता था। बाकी किताब लिटरेचर में इंग्लिश में ज्यादा पढ़ नहीं पाता, या पढ़ूंगा तो समझ नहीं पाता, तो उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। तो 2007 में मेरे स्पॉन्सर ने क्या किया, मुझे 12 एंड 12 का जेरोक्स कॉपी दिया। मैं जब उनके साथ में था, एक सेकेंड, हाँ मैं फोन भी बदल के देख रहा हूँ, एक सेकेंड बॉस। अभी देखिए, अभी आ रही है? जी जी ठाकुर भाई क्लियर है। एक मिनट। तो 12 एंड 12 का जब मेरे पास कॉपी आया ना बॉस, तो उसमें मैंने देखा, एक सेकेंड, अभी करेंगे, चक्कर में तो है। तो उसमें सबसे प्रॉब्लम था मेरा आलस, वो मेरा कैरेक्टर। तो उसने मेरा बहुत नुकसान किया भाई। नुकसान कैसे किया, मैं जॉब में लग गया था, अब 99 में मैं ए में आ गया। 99 में ए में आ गया तो हम लोगों को छुट्टी मिलता था, 30 पीएल मिलता था और 20 मिलता था सिक लीव और सीएल। तो अगर वो छुट्टी हम जमा करेंगे ना, तो जब मैं रिटायर होऊंगा तो करीब 9-10 लाख रुपया मुझे मिलेगा। लेकिन मेरा जैसा घमंडी शराबी ना, अपनी नाकामियों पे दूसरे पे थोपता था। मैं क्या बोलता था अपने दोस्तों को, अपन को छुट्टी का पैसा नहीं लेने का है, अपन को अपना जो ग्रेजुएटी पीएफ मिलेगा वो लेगा, अपन को छुट्टी का पैसा नहीं है। असल में मेरा औकात ही नहीं था छुट्टी वो जमा करने के लिए। और मैं बहुत कोशिश किया, मैंने 1 डे एट ए टाइम का फॉर्मूला अपनाया, मैंने अपने स्पॉन्सर से बात किया, बहुत कुछ किया, और वो मैं छुट्टी जमा नहीं कर पाया। जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे दोस्तों ने बड़ी अच्छी अमाउंट लिया, लेकिन मुझे खाली कुछ 93 छुट्टी जमा था, तो मुझे कुछ 1,63,000 रुपया मेरे पास मुझे मिला था। तो आलस ने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया। लेकिन एक बात अच्छी थी कि मुझे एक काम, मेरे परिवार के काम के लिए कभी आलस नहीं आया बॉस। तो आलस बड़ा प्रॉब्लम है बॉस मेरे, समझा कि नहीं? तो अब आपको मालूम है यार, आप आलस निकाल रहे, टाइम नहीं निकाल पा रहे हो यार। मैं तो मेरे बताता हूँ, मेरा आलस कोसों दूर हो गया। मैं रात को 2 बजे सोऊं, 3 बजे सोऊं, 1 बजे सोऊं, मुझे 5 बजे उठना मतलब उठना ही है, क्योंकि मुझे भगवान ने एक खास अपना काम देके रखा है, मेरे डिवीजन ग्रुप की मीटिंग खोलना है ना। मुझे दोस्त अभी मिल गए, एक दो जो खोल देते, 6:30 बजे हम या 6:35 तक तैयारी करके बैठ जाते, चारों तरफ लिंक भेजना, ये भेजना, क्योंकि हमारा काम है। तो आलस मेरा कोई दूर हो गया बहुत मेरे। तो भैया आलस को तो तुम 1 डे एट ए टाइम के हिसाब से कर सकते, मुझे तो ऐसा लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। अब वो मेरा जो छुट्टी का दौर चला गया, जाने दो, बाकी मेरा अभी उम्र है 64, मेरा आलस कभी आता ही नहीं है यार। आलस मेरे से दूर गया अब तो यार। और मुझे लगता है वो आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करें बस, एक एक दिन के हिसाब से। ये आलस कैरेक्टर डिफेक्ट है, बहुत बड़ा कैरेक्टर 12 एंड 12 में दिया हुआ है, मैं पेज नंबर नहीं बता पाऊंगा। आलस बहुत बड़ा कैरेक्टर है, और आज भी है। आज भी हम देख रहे हैं हमारी सर्विस टीम टाइम पर जुड़ी नहीं पाती है, समझा कि नहीं? कभी भी आओ कभी भी जाओ, वो एक स्तर वो रखा हुआ है ना। आलस के कारण हो रहा है ना, बाकी क्या है? उन्होंने हमसे अच्छा प्रोग्राम दिया, सब कुछ काम करे, लेकिन आलस नहीं हो पा रहा है। तो आप थोड़ा कोशिश करो, मेरे एक दिन के हिसाब से करो। देखो, आप उठने की आदत डालो। मुझे मालूम है अभी ये जो 5 बजे की आदत है ना, मैं थोड़े 8 दिन बंद कर जाऊंगा, तो मेरे को भी वही आलस आना है। तो इसीलिए मैं आलस को हावी नहीं होने देता, वन देते थे। अब आप कोशिश करिए भैया, आपके स्पॉन्सर ने दिया है, स्टेप वर्क करिए यार मेरे, एक एक दिन के हिसाब से करो, क्यों नहीं होगा यार? आप शराब से दूर हो गए, आप 3 कदम तक पहुंच गए और 4थे कदम के पास पहुंचे हुए, तो आप कोशिश करिए, एक दिन के हिसाब से हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करें, उठो भैया, खाली प्रार्थना से भी काम नहीं होगा। उठो, उठिए, आप करिए काम।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, विवेक भाई का भी हाथ है। हाँ। जी जी, विवेक भाई की तरफ आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट देना चाहूंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विवेक भाई स्वागत है आपका। अनवित को ऑप्शन दे दीजिए विवेक भाई को। जी ऊपर में, जी जी विवेक भाई। ये हाँ, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है अमित भाई? जी 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 आइए सर। हाँ, या गुड इवनिंग फ्रेंड्स, विवेक अल्कोहलिक। गुड इवनिंग ठाकुर भाई। बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि एक मान लीजिए एक अल्कोहलिक है, वो पिछले कुछ भी मान लीजिए 6 महीना 1 साल 2 साल से इन आउट चल रहा है। उसने स्पॉन्सर भी लिया हुआ है, थोड़ा उसने स्टेप पर भी किया, कभी 1 2 3 किया, फिर रिलैप्स हुआ, कभी रिहैब गया, कभी नहीं गया, ऐसे चल रहा है। वो कई बार ये भी खुन्नस पाल के बैठ जाता है कि उसका जो परिवार है वो उसके स्पॉन्सर से क्यों बात करता है। जो परिवार है उसको बार बार ये लगता है कि भाई ये शराबी कभी छुप के शराब पी रहा है, कभी ये घर में ऐसे कुछ भी मार पीट कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, तो भाई इसके स्पॉन्सर को अपडेट कर दो। तो शराबी को जब भी ये बात पता चलती है वो और ज्यादा चिढ़ता है और फिर बाद में ये क्लेम करता है कि मैं तो इस कारण से सोब्राइटी में नहीं आ पा रहा हूँ, मैं स्पॉन्सर को क्या मुंह दिखाऊं। ऐसे में क्या सही बर्ताव, सही बिहेवियर क्या होना चाहिए? शराबी का तो चलिए छोड़िए, लेकिन उस परिवार का और स्पॉन्सर का। जी हाँ विवेक भाई, अब हम लोग इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मेरा जोन है, मेरा होम ग्रुप है ना। अभी आपने जी बताया, अभी एक बंदे के साथ हम लोग 1 साल से लगे थे। एयरटेल में मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा था और हम 1 साल से लगे थे। 1 2 बार हम उसके घर पे गए थे और उसने माना नहीं तो हमने भी छोड़ दिया। फिर एक शायद 2 महीने पहले उनकी माताजी का वापस वाया वाया आया तो वो व्हाट्सएप कॉल मेरे पास ही आया था। तो हम पहली बार गए, मेरा दोस्त भी शायद इस मीटिंग में जुड़ा है, हम दोनों गए थे ना। तो उसने हमने बेल दबाया तो उसने पूछा कौन क्या, मैं तो बोला ऐसे ऐसे मिलने आए। तो उसने अंदर तो लिया लेकिन अपनी माँ को ऐसा इशारा करके गया कि तेरे को अभी मैं बताता है, चला गया। और कुछ ईश्वर की कृपा रही, कुछ समय फॉलो करते करते क्या हुआ, उसी दिन वो चला तो गया गुस्से में और हमने सोचा अभी तो चांसेस नहीं, लेकिन उसका फोन आया। जैसे ही मैं घर पे आया मुझे फोन आया, सर आप लोग आए थे, मेरे को थोड़ा, मैं उसका सिचुएशन ठीक नहीं था, मैं गुस्सा में था इसीलिए मैं चले गया। तो हमको एक आशा की किरण मिल गई यार, उसने हमको फोन तो किया और फिर हम उसके साथ जुड़े रहे। इसमें देखो ये क्या है, वर्किंग विद अदर्स में मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है विवेक भाई। तरह तरह का लोग है ना, जी कोई बोलता भैया उसको फोन मत करो, उसकी फटने दो, उसकी मरने दो, उसकी ये होने दो, उसका रॉक बॉटम नहीं आया। राइट राइट मेरा अनुभव बताता हूँ यार, मुझे 3 अगस्त 99 को मैसेज मिला। मैं एयर इंडिया में जॉब करता था, हमारे यहाँ मीटिंग चलती थी मेडिकल में, लेकिन मुझे मालूम नहीं। मेरी सोशल वर्कर जिन्होंने लक्की भाई, असीम सर, बड़े लोगों को, भारतीय की नंबर 1 डॉक्टर, वो एवरी फ्राइडे हमारे यहाँ आती थी हमारी देखभाल करने के लिए। मेरी सोशल वर्कर थी। इतना वीआईपी ट्रीटमेंट होने के लिए मैं बाहर भटकता रहा। मैं गया था उनको डॉक्टर जूली नथवानी को मिलने, लेकिन वो थी नहीं। तो हम लोगों को बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिला ना। ये तो हमारा ऐसा रहता है यार शराबी की। तो मुझे मैसेज मिला, जिस भाई ने मैसेज दिया ना, पहली मीटिंग गोरेगांव में लाके एक मेंबर के साथ लगा दिया और पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग में मैं सोबर गया, पहली मीटिंग में नहीं गया, तीसरी मीटिंग में नहीं समझ में, चौथी में, और 5 मीटिंग छोड़ के चले गया। जिस भाई ने मैसेज दिया ना, उसने क्या बोला, हमने इसको काम कर दिया, अभी इसको फटके पड़ेंगे। और आजकल अपना स्लोगन चलता है ना, घोड़े को तालाब तक लेके जाओ, पानी पिए या नहीं पिए छोड़ दो। पर मेरा अनुभव है यार, मैं 5 मीटिंग करके छोड़ गया, लेकिन मेरे दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। मेरे दोस्त ने राइट 4 दिन नहीं गया, मेरे दोस्त मेरे मेडिकल ऑफिसर को जाके मिले कि कौन मेडिकल ऑफिसर इसको प्रिंट देता था, और वो मेडिकल ऑफिसर से बात करके खाली 4 दिन, 4 महीना भी मेरे ऑफिस में लोग नहीं जाएगा ना तो भेजता नहीं है। और 4 दिन नहीं गया, मेरे मेडिकल ऑफिसर ने मुझे वो ट्रीटमेंट सेंटर में भेजा। मेरी सोशल वर्कर बोली थी नहीं मीटिंग में, मेडिकल ऑफिसर ने माना नहीं। मेरे को गुस्सा था मेडिकल ऑफिसर के ऊपर, वो मेरे दोस्त के ऊपर है ना, मेरे कुछ और दोस्त थे वो भी गुस्सा। लेकिन आज उनके लिए मैं प्रार्थना निकालता हूँ, भैया मैं बोलता हूँ अगर मुझे ट्रीटमेंट सेंटर में नहीं भेजा देता था, मेरी कितनी भी मिलेंगे सोने दो, मुझे पता नहीं था। वो 99 डेज में वहाँ रोज का रोज के रोज, और वहाँ देखने को मिला। 5 साल के बाद किसी ने किया, पतन हुआ 15 साल के बाद किया, 23 साल से दिया, तो पहली पारी 100 अंतरात्मा से 10 गई। भैया पी नहीं सकता है, पिएगा तो मरेगा। तो ये विवेक भाई बहुत चल रहा है इधर ना। अब हमने क्या किया, इसी बंदे को 1 महीना पहले, मुझे लगता है 2 महीने पहले एडमिट किया।
एडमिट किया। मेरे शेयरिंग पार्टनर है, वो डॉक्टर है, उनके हमारे अमित भाई उनसे मिले, 5 हॉस्पिटल हुआ। तो आज हमारे मीरा भाईंदर में एडमिट करने का प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वो दवा का पैसा दे सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब हमने एडमिट किया, वहां से भी कुछ लोग, अरे यार ये लोग डॉक्टर के साथ है, बहुत लंबी शुगर थी, 52 साल 50 साल वाले मुझे फोन कर रहे, अरे तुम्हारे डॉक्टर के साथ बहुत वो है। मैं बोला कौन सा डॉक्टर है? मेरे तो लखनऊ में भी डॉक्टर पहचान है, मेरे रांची में भी पहचान है और बॉम्बे की भी पहचान है। तो यार बहुत सारे इसमें वाद विवाद चला ना, अभी वही हो रहा है। मेरे 4 दोस्त हैं, उनको वो बोलता है तो भैया तेरे से आदमी खुन्नस करता है। परसों उसने मुझे फोन किया नवंबर में कि यार मैं डॉक्टर का चाहिए, कल भी उसने मदद किया। उसकी बार बार माँ फोन करिए, मैं तो उठाता हूँ विवेक भाई, मैं तो उठाता हूँ भैया, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वर्किंग लीडर्स में दिया हुआ है। मैंने मेरे स्पॉन्सर से भी बात किया था, मेरे स्पॉन्सर हैं, आप जानते हो मेरे स्पॉन्सर अमित भाई, हमारे अमित भाई सब जानते हैं ना, मेरे स्पॉन्सर को भी मैंने बोला यार। उन्होंने बोला ठाकुर भाई तुम जो कर रहे हो यही डॉक्टर बहुत दिल साहब ने किया था पुराने जमाने में, समझा तो नहीं? तो ये सब एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली यस सर। डिस्टर्ब था, मैं थोड़ा सा परेशान था, पर मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बोला तेरे अच्छे कामों के लिए एक नाकामी के लिए छोड़ मत। और मुझे मालूम है मैं मेरे भगवान का काम कर रहा हूँ बहुत, तो मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है। और फिर मैंने कृष्ण भाई से भी बात की, मैं आपको बता रहा हूँ ना, है ना, कृष्ण भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मैंने उनको देखा शुरू से जीएसए लेवल पे। वो बोला ठाकुर भाई तुमको क्या मालूम होगा पूरा खाना मेरा अगेंस्ट था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है ना। पहले 50 लोग अगेंस्ट थे, बाद में धीरे कम हुआ, आज एक आध आदमी मेरे अगेंस्ट है। तो यार ये सब चलता रहेगा यार, हमको अपना काम करना है ना भैया। जब तक वो शराबी हमारे से वो नहीं करता है तो मैं तो आज भी करता हूँ। अभी भी मैं हम लोग व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, कोशिश में लगे यार, कब कौन सा शराबी सोबर रहेगा हम नहीं डिसाइड कर सकते यार। फिर कब उसके जीवन में भगवान काम कर जाए यार, प्रोग्राम काम करे। तो वो देखो, और ये एक चीज और भी बुक में दिया हुआ, तो एक आदमी रेगुलर मीटिंग करता है, भगवान को मानता है, फिर भी वो उसके नीचे दारू की बात आ रही है। कारण क्या है? उसने जीवन गाथा शायद अपने साथ किसी के साथ शेयर नहीं किया। और इसी मीटिंग में अपने यहाँ बहुत अच्छे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने बहुत अच्छे उल्टामर्ज का प्रोग्राम लिया, जो बाद में रिलैक्स हो गए। अब फिर रिलैक्स हुए क्योंकि भैया वो प्रोग्राम को प्रैक्टिस नहीं किया। जो हमारे डॉक्टर बॉब साहब ने मेडिसिन दिया हुआ है, वो मेडिसिन खाना भूल जाओगे तो दारू पियोगे। फिर हम लोगों ने हम लोगों ने निकाल के उनका नंबर निकाला, सब कुछ किया, और 11 फरवरी से वो वापस सोबर है। किसी को मेरे अनुभव काम आते तो क्यों नहीं दो यार। तो मेरा तो ऐसा है भैया यार, वो उसको छोड़ो मत यार, है ना, कोशिश करते रहे, हमारे जीवन में कोशिश करते रहे। एक्चुअली सर इसमें मेरा पॉइंट कुछ ऐसा था कि वर्किंग विद अदर्स में ये दिया हुआ है कि हम जब किसी अल्कोहलिक को हेल्प करना चाहते हैं और उसके बारे में हमको डायरेक्टली नहीं पता चल रहा, उसमें क्लियर शब्दों में ये लिखा है कि ऐसे समय में उसके परिवार के किसी सदस्य, विशेष रूप से पत्नी से उसके बारे में जानकारी लेना सही होता है। बट आई ऑफन सी लोगों को ऐसा करंट लगता है, एलेनॉन से अगर बात की या कुछ अगर हुआ है ना, तो उसको यहाँ पर बहुत गलत, शराबी तो चलिए नशे में है, उसको तो कुछ अभी समझ नहीं रहा है ना, लेकिन अब अगर उसकी कुछ मानसिक स्थिति क्या है, उसके लाइफ के प्रॉब्लम्स क्या है, वो मीटिंग्स में क्यों नहीं आना चाहता, ये कैसे पता चलेगा? अगर हम उसको हेल्प करना चाहते हैं, वो खुद अगर नहीं बताएगा तो कैसे पता चलेगा? तो वो डेफिनेटली उसकी फैमिली से ही पता चलेगा ना। तो अगर हम उसकी फैमिली से अगर नहीं बात करेंगे तो कैसे पता चलेगा? दिस इज द पॉइंट। बिल्कुल विवेक भाई, हमको बोला गया है ना, अरे तुम उसके घर में क्यों जाते हो? अरे मैं अपने शराबी के घर में नहीं जाऊंगा तो मैसेज कहाँ लाऊंगा एडमिट करने? देख रहे एक मेरा दोस्त 12 साल के बाद सोबर हुआ, उसने अपना डाइट भी चेंज किया था ना, उसने कहीं गूगल में चेक किया था कि मैं अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करूंगा तो मैं सोशल ड्रिंकर बनूंगा। 12 साल उसने बॉडी को वो करके नहीं बना और बाद में सोबर हुआ, 2.5 साल के बाद वापस रिलैक्स। अब उसकी ऐसी कंडीशन हो गई कि घर में तो पॉटी ये वो करने का, माँ परेशान, माँ को बोला तेरे को कोयते से काट डालूंगा। एक बार मैं और मेरा दोस्त गया, उसने नहीं, दोबारा फिर उसकी माँ का फोन आया, अभी करेगा क्या, हमारा होम ग्रुप मेंबर है, जाना तो पड़ेगा ना बॉस मेरे। हम जब उसके घर में गए थे 50 बॉटल बियर की पड़ी थी, 50 बॉटल बियर की, उठता है पीरा, सिर फूटा, फलाना पीटा है। मेरे साथ में मेरे डॉक्टर दोस्त है, सर किसी तरह उसको पटा के, वो बोलता रिवेट में तो नहीं जाएगा, और उसको एडमिट किया। आज वो सोबर है यार। मेरे लोग बोलते घर में नहीं जाऊंगा, मेरे तो सभी लोगों के साथ अच्छे रिलेशन है। मेरे को तो कभी कभी संडे मेरे दोस्त के फादर बोलते अरे आइए सर अपना डोसा बनाया, तो मैं तो अभी घर में मेरे को डोसा विसा मिलता रहे, मैं मेंबरों के घर में खाते फिर रहा हूँ ना सालों से बहुत मेरे, तो वो रिलेशन है। मेरी दोस्त की वाइफ मुझे बोलती है 3 हमारे जीवन में, एक भगवान, एक मेरी माँ और एक आप, समझा कि नहीं? तो ये यार उधर चैप्टर नंबर 11 में दिया नहीं विजन फॉर यू में,
तो इसी फेलोशिप पे आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे। ये खाली शराब की बात नहीं, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, हम लोग फैमिली फ्रेंड है अभी ना, मेरे सभी प्रोग्राम में वो आते, मैं उनके फ्रेंड में जाता हूँ, तो घर में तो न्यू कमर में जाना ही पड़ेगा ना। लोग बोलते मेरे को रोज की परवाह नहीं है यार, मैं उस तरफ पे ध्यान नहीं देता हूँ। और फैमिली से तो बात करने ही पड़ा, कितने लोग हैं अभी इसी मीटिंग में बैठे। एक अलाउन मीटिंग मेंबर जुड़ी थी हमारी डीवीजीएम में ना, बाद में उन्होंने अपने नंबर दिया हस्बैंड का, भगवान की कृपा से उसका हस्बैंड सोबर हो गया, वहां से वाया किसी और को मिला, वो सोबर हो गया, वाया वहां से रांची गया अलाउन को। आज कितने अलाउन मेंबर का फोन आता है यार, उनको ऐसा लगता है ये आदमी बात करेगा, करने वाला भगवान है यार, तो क्यों नहीं बात करेंगे यार। अलाउन मेंबर से घंटा बात होती है कभी कभी यार हम लोग की। तो ये तो यार अपना अपना वो है ना, दृष्टिकोण देखने का नजरिया अलग है यार। एग्जैक्टली सर, बड़ा या खाली है यार, तुम वही देखोगे, तुमने पहले भी वही कि आज भी वही करोगे यार। और देखो आपने तो देखा है मीटिंग में भी कभी कभी हम ओल्ड टाइमर को गाली देते, तो मैंने ये पूछा था सवाल, अरे गाली क्यों देना यार। वो दिन विवेक के समय, भाई के समय थी, मेरे समय भी थी, वो रोनी अंकल के समय भी, 16 तो दिन भी अंकल वो लोग सोबर हो गए। अरे तुम्हारे का वही, तुम्हारा मतलब वो पूरा वही नहीं हुआ था, है ना, इसीलिए तुम वो असफल हुए थे ना। किसी को ब्लेम देना गलत है बहुत, तुम करते रहो विवेक भाई, ये सब है ना, ये सब चलता रहेगा बहुत। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू जी। अच्छा अमित भाई, इसी से जुड़ा हुआ बिल्कुल एक प्रश्न है, छोटा सा है, अगर आप कहें तो अभी लूं या फिर एक हैंड रेज है, मैं बाद में ले लूंगा, जैसा आप कहें। जी ले लीजिए विवेक भाई। अच्छा चलिए, ठाकुर भाई एक और छोटा सा प्रश्न है, आप भी उसका थोड़ा शॉर्ट में मुझे आंसर बता दीजिए। कई बारी ऐसा होता है कि एक ऐसा शराबी जो अभी रिहैब में है, उसकी पत्नी जो है वो किसी ए मेंबर को फोन करती है कि मैं कंफ्यूज हूँ, उसको अभी बाहर निकालूं कि नहीं निकालूं। ऐसे में क्या ए मेंबर का ये फैसला देना उचित है कि हाँ मैंने अभी रिहैब में बात की है, अब उसको 1 महीने बाद निकालना नहीं, अभी तो उसका ईगो डिफ्लेशन हो रहा है, 2 महीने बाद निकालना, क्या ऐसी कोई भी राय देना उचित है या अनुचित है, या फिर क्या करना चाहिए ऐसे में? जी विवेक भाई इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए आपको बताऊं ना, मैंने अभी बताया था ना, एक बंदा मुझे बोला कि मुझे खाली 7 दिन के लिए एडमिट करो, और भगवान का ऐसा चमत्कार है, वो 7 दिन के बाद सोबर हो गया बहुत। एक बंदा अभी हमारा जनवरी 10 से सोबर है ना, तो रिलैक्स में ही चल रहा था, 1-2 रिलैक्स किए थे, अब उसके लिए क्या करें, तो उसने बोला था कुछ दिन के लिए मुझे एडमिट कर, तो हमने 10 दिन के लिए एडमिट किया, 9 दिन के बाद डिस्चार्ज करके लेके आए, सर वो आज सोबर है। लेकिन यार इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अभी मेरा एक बंदा वापस कई महीनों से एडमिट है, कल परसों मैंने उनकी माताजी से बात किया, तो मैंने उनकी माताजी को बोला, वो माताजी बोली दिवाली से पहले नहीं है। मेरा बहन जी आप अपना डिसीजन ले लो, क्योंकि वो उसके बच्चे को ज्यादा जानते हैं। हमको तो हर आदमी ऐसा लगता है ना कि अभी ये ठीक हो जाएगा, लेकिन यार वो आने के बाद जो तबाही मचाता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा नहीं देता हूँ, आपको बताऊँ ना, क्योंकि यार आने के बाद वो कुछ उल्टा सीधा कांड कर बैठेगा, तो घर वाले फिर हमको ही ब्लेम डालेंगे ना, तो मैं इसमें देता नहीं विवेक भाई। तो यार अपना समझ में नहीं आ रहा, समझ के बारे हम समझ नहीं सकते शराबी को यार, मैं तो बोलता भगवान भी नहीं समझ सकेगा। अभी आप मेरे बारे में अच्छा बात करो, घर पे जा गया ठाकुर बहुत बड़ा बात करता है, हम समझ ही नहीं पाएंगे सर। राइट सर, राइट बात है सर। थैंक यू। ओके थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू अमित भाई। थैंक यू सो मच विवेक भाई। नेक्स्ट अमित भाई का हैंडल है, अमित एम, स्वागत है आपका। हेलो जी आवाज आई सर? लाउड एंड क्लियर। हाँ जी, मैं अमित नशबाज, आप सभी भाइयों को प्रणाम तहे दिल से। भगवान का शुक्र है, आज मेरी रिकवरी को 3 महीने होने वाले हैं सोबर रहते हुए, इस भगवान का शुक्र है। आपके मैसेज का भी आए, ये ऑनलाइन मीटिंग्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा है। सर मेरा एक ही सवाल था, अभी अपना जैसे हमारे कदम बताते, चाहे वो एनए के हैं चाहे वो एए के हैं, 12 कदम, निर्भरता, आत्मविश्वास और वो सारा, तो मैं सोबर तो हूँ पर मेरे को ये नहीं पता लग पा रहा इन कदमों पे मैं कहाँ तक पहुंच गया, पहले पे हूँ, दूसरे पे हूँ, तीसरे पे हूँ, मुझे एक असमंजस है, ये चीज समझ नहीं आ रही। अमित भाई देखिए, शायद मुझे लगता है 4 साल पहले या 3.5 साल पहले मैंने अपने स्पॉन्सर से बात किया था, क्योंकि मैं जनवरी 2022 में ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ा था, और हम जब ये फेलोशिप में आए थे ना, तो लिमिटेड हमारे पास टॉपिक रहा करते थे ना, रिकवरी, यूनिटी, सर्विस, और ये शायद ऐसा हो सकता है मैं ज्यादा ग्रुप में गया भी नहीं, ये भी हो सकता है ना। तो मैं कभी कभी ऑनलाइन मीटिंग में इतने टॉपिक का सुनता था, स्टेपिंग स्टोन भी देखो ना, अलग अलग ऐसा छापता है, आज भी उन्होंने कल जो छापा था वो भी मुझे उससे कुछ सीखने को मिला। तो मैंने अपने स्पॉन्सर को बोला, गुरुजी मुझे लगता है यार मैं प्रोग्राम पे हूँ के लिए, ये मेरी 3.5 साल पहले की बात है।
मेरा 15 नवंबर 99 डेट ऑफ सोबरिटी। मैंने अपने स्पॉन्सर को बताया, मेरे स्पॉन्सर ने क्या बोला, ठाकुर भाई 23 साल ऐसे ही आपने ये फेलोशिप में पूरा नहीं किया, फर्क क्या दिया है, आज हमको पूरा खाना परोस के लिए थाली दी है जिसमें चावल है, दाल है, मिठाई है, दही है, पापड़ है, अचार, सब कुछ दिया। तुम्हारा फर्क ऐसा है कि तुम पापड़ पहले खा लेते हो, मिठाई पहले खाते हो, चावल बाद में खाते हो। ये सब बातें, वो सब चक्कर में मत जाओ, आप शराब से दूर हो, आपका परिवार खुश है बहुत मेरे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आपका जो भी दोस्त है ना, वो दोस्त से बात कर लिया करो। क्या होता है, एक प्रॉपर आदमी पकड़ना अच्छा है। क्योंकि मैं छोटा सा और भी इसमें एक एग्जांपल ऐड करूंगा, भाई मेरा ज्यादा समय ले रहा हूं तो मुझे बता देना बहुत, है ना। क्योंकि अभी कोविड के समय में मेरे जमाई साहब के पिताजी को कोविड हो गया, तो मैंने मेरे डॉक्टर दोस्त को फोन किया, मेरा सर ऐसे ऐसे कोविड हुआ, मेडिक्लेम में किधर, तो उन्होंने बोला वो हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ मेडिक्लेम में हो जाएगा। मेरे समझी साहब को भी मेडिक्लेम था और मेरे जवाई साहब की है, पैसे का भी प्रॉब्लम नहीं। और अचानक मेडिक्लेम में एडमिट होने के बाद क्या हुआ, वो मेडिक्लेम रिजेक्ट हो गया। मेडिक्लेम वाले बोलते यार उसको जरूरत ही नहीं था एडमिट करने के लिए। अब मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मेरे को गुस्सा आने लगा, मैं मेडिक्लेम वाले को फोन कर रहा हूँ, तो मेरे स्पॉन्सर से बात नहीं हुआ, तो मेरे वापस एक ओल्ड टाइमर से बात की, उनके साथ भी मेरे अच्छे संबंध है। उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, अरे ठाकुर तूने प्रोग्राम बराबर नहीं लिया, एक तो पहले ही मैं दुखी, ऊपर से और दुखी हो गया दोस्तों, है ना। तो भैया प्रॉपर अपना जो भी एक स्पॉन्सर पकड़ लो, है ना, वो आपको सही मार्गदर्शन देगा, ठीक है। आप बराबर चल रहे, 6 महीना हो गया, एक एक दिन के हिसाब से चलिए, जो भी आपका दोस्त है उसको पकड़ लो, परिवार खुश है, सब कुछ ठीक है। यही तो है यार, प्रोग्राम कोई हवा थोड़ी है यार, हाँ। इतना सिंपल सा प्रोग्राम है, सरल सा। 2 चीजें तो बताइए डॉक्टर बॉब साहब ने, जब पूरा का पूरा 12 कदम लेते हो तो उसका निचोड़ एक ही निकलता है, वो है प्रेम सेवा, समझा कि नहीं। आप प्रेम में है, सेवा है, सब कुछ है, तो आप अपने स्पॉन्सर से ही बात करो। वो आप मेरे को पूछोगे, किसी को पूछोगे तो थोड़ा उसमें जरा वो होगा, है ना भाई साहब। ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं 3.5 साल बाद मुझे डाउट हो गया, मेरे को 1.5 साल का बंदा बोल रहा है, अरे ठाकुर भाई हमारा प्रगति ऐसा हो गया जैसा डॉक्टर बॉब साहब का हो गया। मैं बोला तूने बिग बुक पढ़ा, बोलता नहीं, अरे मैं बोला बिग बुक पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं, और तेरी प्रगति इतनी दूर हो गई। और जब उसकी माँ का देहांत हुआ, हम लोग बैठने को गए, उसकी माँ ने तो माँ का देहांत होने के बाद हम गए, उसकी बहन को नमस्कार किया, उनकी बहन को बोला हम ऐसे मीटिंग, उनकी बहन बोलने लगी अरे तुम्हारा मीटिंग में क्या बोलता है भाई, हाँ ये तुम्हारा दोस्त ने मेरी माँ को खा डाला, जिसके डॉक्टर बॉब साहब जैसी प्रगति हुई थी आध्यात्मिक, उसने अपनी माँ को जूते भी खा डाला। तो भैया वही मेरे को नहीं बनना है ना, मैं अपनी इसीलिए ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, और आपको आपके फैमिली जीवन की बहुत बहुत बधाई भी हो। निवेदन है आप अपना नंबर जरूर चैट बॉक्स में छोड़ दें ताकि मैं बात कर पाए। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विशाल भाई, स्वागत है आपका। तो मेरा नाम विशाल है, मैं एक शराब हूँ। सर मेरा ठाकुर साहब से एक सवाल है कि मैं ना 1.5 साल पहले हॉस्पिटल से भाग आया था और मैंने उनकी बात नहीं मानी, और 1.5 साल तक मैं प्रोग्राम करता रहा और ना मैंने प्रोग्राम किया और फिजिकल मीटिंग लगाई, तो मेरे को नहीं पता लग रहा था कि मुझे बीपी बढ़ रहा है और मैं जबरन अपने आप को खींची जा रहा था। उसके बाद मुझे दोबारा फिर कुछ लगा तो फिर मैं टेस्ट कराए तो प्रॉब्लम आई, तो फिर मैं दोबारा डॉक्टर्स के पास गया, तो फिर उसके बाद उन्होंने वही बात कही जो 1.5 साल पहले कही थी चारों डॉक्टर्स ने कि आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा ना, और बीपी की मेडिसिन शुरू कर दी मेरी। और मैं 47 का हूँ और मैंने शराब भी नहीं पी, कोई जर्दा कुछ भी नहीं खाया, तो उसके बाद मुझे लगता था यार शराब छोड़ दी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो तो चलो खा ही ली। अब उन्होंने मेरे को मेडिसिन की साइकेट्रिस्ट की भी शुरू कर दी, फिर मैंने उनको बोल दिया मैं दिन में रात को नींद की नहीं खाऊंगा। अब ऐसा हो रहा है कि यार वो जो मैं खा रहा हूँ मैं वाइफ को कह रहा हूँ नहीं खानी है यार, तो मतलब वो चलो खिला ही रहे हैं तो मान लेते हो। मैंने कहा 2.5 साल बात नहीं मानी, मानते हैं। अभी क्या हो रहा है, एकदम खड़ा होता हूँ तो थोड़ा चक्कर आता है, पता नहीं वो बीपी की दवाई से या साइकेट्रिस्ट की, तो बताएंगे मेरे को इसके बारे में सर। वैसे ज्यादा नहीं, 1 महीने के लिए लिखी है उन्होंने, खा लूँ कुछ, डर लगा रहता है मुझे कुछ होगा तो, मतलब एक सुन सा पड़ गया हूँ। कुछ बताएंगे अगर अपने एक्सपीरियंस से मेरे को। विशाल भाई देखिए, मेरे हाथ में बिग बुक के पेज नंबर 134 में बात के पारिवारिक जीवन में दिया हुआ है ना कि डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक की सलाह लेने से झिझकना नहीं चाहिए। हमें ऐसे उदाहरण कमी मिले हैं यहाँ, हमने इस समस्या को लंबे समय तक, वो बता रहे हमारे को फाउंडर बोल के भैया जरूरत पड़ता है तो डॉक्टर की मदद लो, साइकेट्री की मदद लो, लेकिन क्या होता है हमारा आधा अधूरा ज्ञान रहता है ना, हम ये बोलते रहे डॉक्टर की मदद। तो मेरा अनुभव है
मेरी 8-9 साल की सोसाइटी जब सत्य में जैसे कौन से ईयर में आया था, 12 या 14 में, याद नहीं है दोस्तों। मुझे फियर फोबिया ने घेर लिया था। मैं एयरलाइंस में काम करता हूँ, मैं एयरक्राफ्ट में बैठूंगा तो मुझे घबराहट होती थी। अब मैं तो एयरलाइंस में काम कर रहा हूँ ना, और हमारे यहाँ लोकल पकड़नी पड़ती थी तो लोकल में गर्दी बढ़ जाती थी, तो वो गर्दी में मुझे घबराहट होनी चाहिए। अभी मेरी लंबी चौड़ी नौकरी, बाकी करूँ तो क्या करूँ यार। मेरे स्पॉन्सर का नंबर मेरे से डिलीट हो गया था, वो चले गए थे 2007 में बड़ौदा। अब बात किससे करूँ, किसी से करता था, ये डॉक्टर का दवा मत ले, ऐसा होएगा, ये गोली चालू करेगा, आदत पड़ जाएगी। दोस्त इतना कंफ्यूज था, पूछो मत। लेकिन देखो, भगवान हमारा रखवाला है। अभी कोई इंसान नहीं, भगवान है ना। और उस समय रिवाइवल ग्रुप का नाइट विजिल था। मैं वो नाइट विजिल में गया, वहाँ डॉक्टर आशीष देश पांडे आए थे, जो हमारे एक क्लास ट्रस्टी थे, और वहाँ क्वेश्चन आंसर में था। तो ओपन क्वेश्चन पूछा, लेकिन मेरी ओपन क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं। तो सर ने को मैंने एकांत में जाके पूछा, मेरा सर मैं ऐसी दुविधा में फंसा हुआ हूँ, मुझे फियर फोबिया आ रहा है, ये सब आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो सर ने मुझे बोला कि भैया आप किसी अच्छे साइकिट्रिस्ट को दिखा लो। तो मैं बोला सर मैं तो आप ही को दिखा लेता हूँ। तो बोले नहीं, तुम्हारा कोई नियर नजदीक होगा उसको दिखा लो, नहीं है तो मैं बैठा हूँ। तो 99 में एक डॉक्टर के पास मैं मेरे अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम लेके गया था। मैं उसी डॉक्टर के पास गया भैया, और मैंने सालों सालों दवा लिया, सालों साल दवा लिया। मैं आज ये बता रहा हूँ, और कोई जो पूछता है तो मैं इसको बताता हूँ यार, है ना। क्यों नहीं यार, मेरी सोब्राइटी से बढ़कर कुछ है क्या यार मेरा, है ना। थोड़ा 2 साल में पहला भी टपक जाऊंगा दवा करते तो मुझे कोई फर्क नहीं गिरता, लेकिन मैं सोबर तो रहूंगा। तो यार मैंने को सालों साल लेना पड़ा वो दवा ना। मैं जाता रहा 3-3 महीने में, 2-2 महीने में, मेरे को वो फियर फोबिया का दवा लेना पड़ा। प्रोग्राम काम ही नहीं करा भाई, ये मेरा अनुभव है ना, कि वो प्रार्थना कर लो, ये कर लो, ये करो, वो कुछ भी काम नहीं किया मैंने। और आपको दिया है तो भाई, मैं तो देखो अभी डॉक्टर नहीं है, वो चक्कर क्यों आ रहा है, ये सारा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आप अपने डॉक्टर को मिलो यार, 1 महीने का दवा मिला तो फर्क क्या गिरता है यार। कितनी बड़ी कीमती चीज मिली है आपको सोब्राइटी। वो डॉक्टर मैं भेजता हूँ मेरे दोस्तों को, मेरे कई दोस्तों को मैं साइकिट्री के पास भेजता हूँ यार, समझा कि नहीं। मेरा एक बंदा है, वो 2010 में आने के बाद कुछ साल ठीक, फिर बाद में गड़बड़ हुआ, मेरे समझ के बाहर था, क्या करूँ। एक बंदे के साथ 15 महीने में लगातार लगा रहा यार, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैंने उन लोगों को, कई लोगों को, मेरे एक ही डॉक्टर है ना, मेरे डॉक्टर तो बहुत पहचान के हो गए अभी मेरे जोन में, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं, साइकिलिंग डॉक्टर की पहचान की। लेकिन मैं उन डॉक्टर के पास भेजता हूँ कि भैया जाओ तुम थोड़ा डॉक्टर का मदद लो, ए का मीटिंग करो, प्रोग्राम करो, शायद दोनों चीजें। और मेरा एक दोस्त 22 साल सोबर भी है, 10 जून को उसने 22 साल पूरा किया। उसको ए का प्रोग्राम, रिहैब सेंटर कोई समझा नहीं, एक डॉक्टर की ट्रीटमेंट करके आज वो 22 साल और बहुत तरक्की भी किया। वो 22 साल सोबर है बहुत। उसने दवा तो 2 साल ज्यादा टाइम नहीं लिया, 1-1.5 साल में बंद कर दिया। तो मैं तो यही बोलूंगा भाई, मेरा अनुभव है कि भैया 1 महीना 2 महीना डॉक्टर बोल रहा तो दवा लेने में हर्जा क्या है। चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, एक बार और मिल लो, मुझसे पूछोगे मैं क्या बता पाऊंगा, और किसी से पूछोगे वो क्या बता पाएगा बस ना। तो वो आप प्रॉपर डॉक्टर से पूछोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। हमारा एक मेंबर है, वो बार बार परेशान रहता है कि मैं डॉक्टर की दवा ले रहा हूँ, कभी आलस आ रहा है, कभी नींद नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजों का जवाब देना यार थोड़ा ऐसा है ना, मैं गलत आपको वो करूंगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है एक बार आप वो डॉक्टर को वापस मिल लो कि मुझे ऐसे चक्कर है, तो मालूम चल जाएगा बीपी का कारण है। और बीपी है तो भैया दवा लो। देखो मेरा दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, उसका एवरेज 10 पॉइंट आया, मेरे समझ में नहीं आता। और आने के बाद फटाफट आज मैंने उसको बोला था कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले, मेरा इससे ले, कल वो डॉक्टर ने आज जाके उसने भी मुझे बताया नहीं क्या हुआ, डॉक्टर के पास भेजा, भैया इतना शुगर बढ़ गया है ना। तो ये सब चीजें भाई प्रिकॉशन मैं तो बहुत लेता हूँ। 3 महीने में हम लोग, हमको डायबिटीज नहीं है दीदी को, हम लोग रूटीन चेकअप कराते बहुत, हाँ ये सब करते बहुत। 2 साल में हमला हार्ट का भी चेकअप कराता हूँ, और परिणाम मेरा तो मेरा रेगुलर रहता है बहुत। मेरे अपने शरीर पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ। तो ये मेरा विशाल भाई अनुभव था। थैंक यू सो मच विशाल भाई। थैंक यू सो मच ठाकुर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विजय भाई स्वागत है आपका। जी नमस्ते, मैं विजय, एक अल्कोहलिक। मेरा एक मतलब मैं सही हूँ या गलत हूँ यही मुझे चाहिए था। एक्चुअली मुझे 90 दिन हुए हैं सोबरिटी से, एंड मुझे क्रेविंग भी नहीं हो रही। जैसे मैं अपने ओल्ड फॉलोअर्स होगा, ओल्ड पर्सन जो बता रहे हैं मुझे, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मैं सब तरीके से मतलब क्रेविंग वगैरह सब सारी मेरी बंद है। लेकिन मैं हमारा एक दोस्त वाइस प्रेसिडेंट बनाया अभी रिसेंटली, उसने पार्टी रखी थी। हमारे बचपन से दोस्त लोग हैं, हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं, और पार्टी शार्टी तो सब होती रहती थी। इन सबकी इच्छा थी कि मेरे दारू छूटनी चाहिए। 2011 में मैंने इलाज भी किया था, उसके कारण मेरा 8 साल बंद था, लेकिन उसके बाद वापस में इस विषारी घूट की तरफ आ गया था।
तो क्या मैं गलत था? मैं पार्टी जाए, लेकिन मैं पार्टी में जाके मुझे उन लोगों ने ये कहा कि चलो ठीक है, तूने छोड़िए, तू आ तो जा, गप्पे तो मारेंगे, खाएंगे पियेंगे। तो मैं चला गया दोस्तों, और वहां जाने के बाद में वो सारे दोस्त खुश थे एंड दे आर ऑल पॉजिटिव अबाउट मी। लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि चलो यार, तू पीता तो नहीं रहे, जो तेरे को हमको सबको, सॉरी मैं गाली दे रहा हूँ, ये हमको तो सर्व करेगा, सबके पेट तो भरेगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आखिर तक मैंने पी नहीं। हम लोग नाइट आउट थे वहां पे, 3 बजे तक हम गप्पे शप्पे किए बाद में हमारे साथ, और सब सारे टुल थे, मतलब सब मस्ती में थे, लेकिन खुश थे मेरे ऊपर कि मैं पिया नहीं हूँ। तो मैं क्या सही था ऐसी जगह जाना? मुझे सीनियर लोगों ने बताया यहाँ पे कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन वॉज आई राइट और रॉन्ग, बस इतना ही मुझे पूछना है। देखो Thank मुझे भाई, सही रॉन्ग ये आप ही डिसाइड करो। मैंने जो किया मैं आपको बता सकता हूँ। मैं एयर इंडिया में जॉब करता था बहुत, और मेरे गिने चुने दोस्त थे, मेरे 4 ही दोस्त थे ना, वो मुझसे 10-10 साल उम्र में भी बड़े थे और मुझसे पोस्ट में भी बड़े थे। तो हमारा पीना पिलाना, डांसिंग बार, ये सब चलता रहा। और मैं जब ए में आ गया तो 1-2 बार उनके साथ मैं पार्टी में गया, और एक ऐसे बार में गया जहाँ एक डांसर एक टेबल पे थी। तो मेरे को लगा अरे यार, ये बार मुझे पहला मिला होता तो कितना अच्छा होता था ना। अलग अलग टेबल पे बैठता था, अलग अलग डांसर होती थी, ये पहला अनुभव। लेकिन मैंने पिया को, और मैंने 10 रुपए भी वो डांसर की को उड़ाया नहीं। एक बार हम लोग वसई में, बड़ा वसई हमारे यहाँ से, मेरे घर से कुछ 2 स्टेशन आगे समुद्र किनारे पे एक लॉज ली, एक बड़ा गेस्ट हाउस लिया। अब हम 4-5 लोग थे। शराब थी, शबाब था, शबाब का मतलब आप लोग समझ जाओ, मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ, है ना। कबाब था, सब कुछ था। और मोहब्बतें पिक्चरें जब लगी थी हमारी इसके शाहरुख साहब की, और उसका गाना था हमको हमी से मिला दो, और सब डांस कर रहे, मैं भी धनाधन डांस कर रहा, लोग अलग अलग इंटरटेन बना रहे। लेकिन भगवान की असीम कृपाई दोस्तों, मैंने वो गलत काम, शराब तो नहीं पी, मुझे मालूम है ना, वो गलत काम मैंने नहीं किया। और मुझे कॉन्फिडेंस पैदा हो रही यार, तो इस चीज को भी ना बोल सकता है। और भगवान की असीम कृपा ए में आने के बाद मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया ना कि मैं अपनी वाइफ की आंखों में आंखें डाल के, पहले जो हो गया गलती हो गई यार, जाने अनजाने में। दूसरी चीज, कुछ ही समय के बाद मुझे कई प्रमोशन मिले और मेरे दोस्त लोग पार्टी में, मैंने उनकी दोस्ती छोड़ दी यार। मुझे लगा ये खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ दोनों तरह के लोग मिले ना। कोई बोलता था वो स्लेपरी ग्राउंड पे मत जाओ, कोई बोलता नहीं बिंदास जाओ। अब मैं बड़ा कंफ्यूजन, लेकिन यार मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने देखा एक भाई 9 साल के बाद शराब के पास गया, एक भाई 10 साल के पास गया भैया, और मैंने देखा उनका पसंद, तो मैंने वो दोस्तों का साथ छोड़ दिया। उसमें मेरा एक दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाता था ना, वो मेरे को बोलता था, कभी मैं बात करता था कि ठाकुर तेरा काम हम लोग के साथ उठना बैठना नहीं है, तेरा काम है बेवड़े लोग को पकड़ के एडमिट करना। मेरे को ऐसा लगता था यार मैं कोड़ी बन गया, मैं अछूत बन गया, लेकिन यार मुझे चिंता नहीं थी ना। मेरी वाइफ मेरे सबसे अच्छी दोस्त थी, मेरे बच्चे दोस्त थे, मेरे स्पॉन्सर थे, मेरे गुरु ओल्ड टाइमर थे, और नई लोगों की लंबी चौड़ी टीम थी, बिग बुक मेरे पास हमेशा थी। तो मैंने दोस्तों का साथ छोड़ दिया। उसके बाद एयर इंडिया का पिकनिक, एयर इंडिया का मरण, वो दोस्तों ने मेरे से पार्टी मारते मारते थक गए। 2004 में मेरी बेटी की शादी, मुझसे पार्टी मांगा। मैं बोला मैं पार्टी देता हूँ। वो लोग को पार्टी के साथ अलग एंटरटेनमेंट के लिए तो पैसा चाहिए, बोला ये मैं नहीं करूंगा ना। फिर उसके बाद कई प्रमोशन मिले, सब धीरे धीरे रिटायर हो गए, मैं भी रिटायर। मैंने ना किसी को पार्टी दिया बॉस मेरे, और ना उनके साथ में दोस्ती। अभी मुझे कुछ दिन पहले मेरे दोस्त का फोन आया, अरे मेरा बर्थडे यार, आओ वो पुरानी महफिल जमेगी, पुरानी चीजें याद करेंगी। मेरे दोस्त को बोला भैया वो दुनिया मेरी बदल गई ना यार। मेरा अभी पूरा देखो, एक बिल साहब का ग्रेट पॉइंट का आर्टिकल आया था कि हमारे बिल साहब क्या बता रहे हैं कि मेरे व्हाइट हाउस में संबंध थे, मेरे मिनिस्टर लोग से संबंध थे, मेरे हीरो हीरोइन से संबंध थे, मेरे बड़े बड़े बिजनेस वालों से संबंध थे, लेकिन उनके साथ काम बिताने से ज्यादा मैं अपने ए वालों के साथ काम बिताऊंगा। तो वो मैंने प्रिपेयर किया कि मैं अपनी ए की मीटिंग करूंगा, ए की सेवा करूंगा, मेरी वाइफ के साथ समय बिताऊंगा। मैं जाऊंगा यार, 2 घंटा जाने आने का लगेगा, 4 घंटा उनके साथ बैठेगा। तो 1-2 बार की बात है कि चौथे बार क्या होगा कुछ बोल थोड़ी सकता यार। तो मेरी सोसाइटी पर मैंने सब छोड़ दिया यार, मुझे कुछ दुनिया से लेना देना नहीं, वो दुनिया मेरे में गई। तो ये मैंने किया, अभी क्या करना है वो तो यार आप डिसाइड करो ना। मैंने छोड़ दिया। देखो कल मेरा एक सीनियर स्टाफ एक्सपायर हो गया, मुझे लगा मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ा ना, उसमें मैं जाने का सोचा था, तो एक्सपायर हो गया, मैं जाऊंगा। पार्टी मेरे, हम लोग 1981 में ट्रेनिंग में थे, 81 से 83 में। तो हमारे देखो कितने पुराने दोस्त ना, हम लोग पूरे उधर से 18 बच्चे थे ट्रेनिंग में ना। तो मेरा कोई उधर से आया, केरला से आया, एक विशाखापट्टनम से आया, और कुछ बॉम्बे के। और उन्होंने मुझे फोन किया, अरे ठाकुर भाई अपन दादर में मिले गया। मुझे मालूम है मिलेंगे तो दारू के सिवा कुछ होने वाला नहीं है, मुझे मालूम है। वो तो बेचारे आए, थोड़ा सा हम लोग कुछ उनमें मुझे प्रॉब्लम, लेकिन क्या था यहाँ से जाने में इतना गर्दी होता है कि पूछो मत।
जाने में गर्दी, आने में गर्दी, मैं ट्रेन में कैसे जाऊंगा, ये सब है। और वहाँ पीने पिलाने का है। मेरी बेटी ने जो बोलने के, अरे डैडी इतने पुराने 40-45 साल वाले तुम नहीं जा रहे हो। मैं नहीं गया यार, वो बोला यार मैं आज इधर नहीं, अहमदाबाद है। तो ये सब मैंने किया यार, आपको क्या करना हुआ है ना, बहुत ये मेरा अनुभव ओके है। सर, हाँ जी, थैंक यू, हाँ जी। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच विजय भाई, थैंक यू सो मच ठाकुर भाई। और दोस्तों, समाप्ति प्रक्रिया का समय हो चुका है। ठाकुर भाई जानना चाहूंगा 11:15 तक मीटिंग रूम ओपन रहता है, आप बने रहेंगे हाँ, 11:15 तक? बने रहूंगा। थैंक यू सो मच। सेशन का जिसका उद्देश्य रहता है, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न रह गए हो या फिर कोई डाउट हो या बर्निंग शेयर करना चाहते हो, 2 से 3 मिनट का समय देकर आप अपने प्रश्न अनुभव साझा कर सकते हैं। यदि कोई हैंडरेज नहीं है तो ठाकुर भाई एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। हमने बाकी सारी चीजों की बात करी, एक इम्पोर्टेंट विषय रह गया कि मेरे शराबीपन में जो मेरे बच्चों को जो नुकसान हुआ है मेरे शराबीपन से, तो उसको कैसे सुधारा जाए, क्या क्या चीजें मैं कर सकता हूँ इस केस में? आपका शराबीपन कितना साल का था? मेरा तो 19 साल का। नहीं, 19 साल मतलब शराब वो तो चालू किया है ना, थोड़ा जो अल्कोहलिज्म जी में जी, थोड़ा सिगरेट भी कितना साल का था? 4 साल। 4 साल का, अभी 2 साल तो आपको हो गए है ना। जी अब लंबा चौड़ा बहुत चिंता मत करो यार, काहे को चिंता करते, ये सब चीजों कंफ्यूजन में मत जाओ, बहुत अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। मैंने वही किया यार, मैं अपने परिवार को बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ बॉस मेरे। और वो जो थोड़ा बहुत हमारे अल्कोहलिज्म में इधर उधर होता है यार, ऐसी बात नहीं है ना। अभी बेस्ट देने की कोशिश करो यार। मेरे बहन बच्चे है ना, मेरी बेटी, जो भी मेरी 3 बेटियां, मेरे बहन बच्चे और मेरी बेटियां यार, इतना सब कुछ हमारे अच्छे संबंध हो गए यार। मुझे भी वही प्रोग्राम मिला, मुझे भी वही 12 कदम मिले, मैं भी 36 साल 8 महीने की उम्र में आया, सब कुछ आया मेरे जीवन में परिवर्तन, तो आपके भी होगा। आप चलो तो सही है ना। खाली किसी को टोका टाकी करने के चक्कर जा दो। तो मेरी छोटी बेटी अभी 90 डेट ऑफ बर्थ है ना, उसकी उम्र 36 साल। मैं आज भी देखता हूँ यार उसका जीवन, वो टीचर है, मेरी उसकी बेटी है वो 10 साल की, मैं देखता हूँ यार पूरा जीवन अस्त व्यस्त, उसका उठने का ढंग, उसका चलने का ढंग, उसका ये सब वो है। अभी क्या करेगा, तकलीफ होती है बहुत मुझे। उसमें मेरे शराबीपन का कोई दोष नहीं है ना, मेरे शराबीपन का कोई दोष नहीं है। अपना बेस्ट देने की कोशिश करो यार, बचा कुचा जीवन लंबा चौड़ा पड़ा हुआ है। अभी मैं आ गया 2021 में, तब से मैं कर रहा हूँ अपने बच्चों की सेवा यार। अभी बेटी को स्कूल छोड़ने जाना, लेके आना, ग्रैंड डॉटर को छोड़ना मेरा काम नहीं। बच्चियों की शादी के सब कुछ है। मेरे घर के 3-4 मिनट पे मेरी दोनों बेटियां रहती है, मैं सेवक की तरह उनकी सेवा में लगा रहता हूँ यार। ये काम करो आप, क्या है, सब कुछ चला जाएगा यार। परिवार तो माफ कर देता, हम लोग खाली बेमतलब का दुनिया भर का पाल के बैठे, और या फिर हमारी रिकवरी में आने के बाद कुछ यार थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला तो ही ऐसा होता है, नहीं तो बच्चे तो माफ कर देते, भूल जाते यार। हमको लगता है ये सब चीजें ना, तो आप अपना काम करो यार प्रॉपर ढंग से, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दो। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो मैंने महसूस की वो अपने बच्चों का सबसे अच्छा है एजुकेशन बहुत मेरे। और देखो एक हमारे को फाउंडर ने दिया था कि कभी कोई मेडिसिन के मैं वो प्रॉपर बता नहीं पाऊंगा ना, वो मेडिसिन हम दे रहे हैं, हम लोग उससे फर्क नहीं गिरता तो मेडिटेशन का डोज बढ़ा दो ना। हम मेडिसिन का प्यार का डोज, हम प्यार दे रहे हैं, अगर वो प्यार से काम नहीं चलता तो प्यार का डोज और बना दो, सेवा का भाव और बढ़ा दो परिवार के प्रति। मेरा जब 60 ईयर का वो था, मेरी बच्चों ने सरप्राइज पार्टी रखी थी, ऐसी पार्टी रखी थी बॉस। मुझे लगता है मैंने बेटियों को बोला, बेटा तुम लोगों ने मेरा 10-15 साल उम्र बढ़ा दिया, लेकिन साथ एक ही चीज और मैंने बोले, बेटा तुम लोगों ने मेरी जवाबदारी भी बढ़ा दी। मेरे एक दोस्त हैं ओल्ड टाइमर, वो मुझे क्या बोला करते थे कि ठाकुर जी हम ए में कुछ समय हो जाता है, अभी मुझे भी कुछ समय हो गया, और हम पहले अभी परिवार में मेरी अभी 64 उम्र है, मैं परिवार में बड़ा हूँ, मैं ग्रैंड फादर हूँ, सब कुछ है ना। तो हमको घूरा बनना चाहिए। हिंदी वर्ड है शायद, जो हिंदी के होंगे ना, हमको घूरा बनना पड़ेगा। इधर उधर का कचरा निकलेगा, वो सब एक जगह डालेगा, तो हमारे को क्या शांति से भैया बैठ के रखना है। अपना जो काम है पूछेगा। मेरे घर में कोई भी डिसीजन मैं लेता नहीं, कोई भी डिसीजन, ये जो घर है
मेरी पत्नी को था एक 2 बेड का घर हो जाए, और भगवान ने कर दिया। इसका कलर से लेके, फर्मी से लेके, पर्दा से लेके, सब कुछ मेरी बेटी ने, सब कुछ मेरी वाइफ इन्होंने किया। मैं कभी भी किसी चीज में वो नहीं करता हूँ ना, बस तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है ना। वो जो खान साहब का गाना, अभी मैं गाना गाऊंगा तो आजकल इसमें भी प्रॉब्लम हो गया कि गाना गाते सुबह मीटिंग में एक बार मैंने गाया है भैया, तो जो तुमको हो वो पसंद वही बात करेंगे यार। तुम दिन को अगर रात को रात करोगे क्यों नहीं बदलाव आएगा यार, है ना। उनके ऊपर छोड़ दिया। अभी मेरे जीवन का एक कहीं किताब में दिया है ना, हम सभी के जीवन का एक ही पर्पस है, पर वो ये एक ही वो है ना, कि अपने परिवार की अच्छे से सेवा करना भैया, और थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड करके फेलोशिप में देना। बस अमित भाई आप करिए, कोच नहीं है भैया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी 2 साल हुए यार, 2 साल में इतना परिवर्तन, आप चलो तो सही है बक्से पे, और थोड़ा सा रात को समय पे सो जाओ तो समय पे उठ भी पाओ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है यार। मुझे ऐसा लगता है रात को लेट सोएंगे सुबह पूरा दिन चिड़चिड़ापन होगा, तो मेरे रूटीन में भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा ना यार। जरूरी है तो बात अलग है। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर, अभी 15 साल पूरा करेंगे। मैं उनके उसमें गया था प्रोग्राम में, मैडम उनकी वाइफ मुझे बोल रही थी कि रात को 3 बजे तक 2 बजे तक वो वाइफ खेलते बैठते। अभी मैं क्या बोलूँ उनको बॉस मेरे ना। तो ये सब चीजों पे अपन काम करेंगे तो बस हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्यों चिंता करते हैं। जी विशाल भाई आपका हैंडल है, तो मुझे आप बने रहिए। थैंक यू। दोस्तों मेरा नाम विशाल है, मैं शराबी हूँ। मैं ठाकुर साहब से एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि मेरे को बड़ा रियलाइज होने लगा, मतलब कि यार मेरी उम्र है 46 और काम, क्योंकि मेरा सारा सर्कल ठेकेदारी लाइन से रहा हूँ, काफी हद तक बंदी हो गया, और अब मेरे को लगता है रीस्टार्ट करना। और 1.5 साल हो गए मेरे को, ए का प्रोग्राम तो नहीं मैंने किया, मीटिंगों में जाते बड़ा मतलब फील होता है। ऊपर से ये मेडिसिन आगे कैसे होगा यार, मतलब बड़ा यार इस चीज के लिए। और मुझे ऐसा लगता था यार 1.5 साल में मेरा दिमाग ठीक हो जाएगा, तो ऊपर से 1.5 साल बाद ये दवाइयां शुरू होगी, बीपी की शुरू होगी, बड़ा अजीब सा लगता है। इस बारे में मुझे कुछ थोड़ा सा गाइड करें। विशाल भाई जब मैं आया था ना फेलोशिप में, तो मेरा जब डिस्चार्ज का समय आ रहा था ना, तो मुझे लग रहा था यार मैं भी डिस्चार्ज होऊंगा, मुझे 8 महीना पगार में मिलेगा। मेरे पास 3 बेटियां है, पत्नी है, और मैं उस जमाने में विल्स पीता था। तो विल्स वो आती थी 30 रुपए का पैकेट। तो मुझे बोला, मैं सोचता था यार विल्स पीता हूँ, 30 रुपए का ये पैकेट, 2 पैकेट 60 रुपए का हो गया, और अपना पगार 800 मिलेगा, कैसा क्या आएगा। मैं 22 फरवरी 2000 को डिस्चार्ज हुआ, 2 दिन घर पे आराम करके मैं 24 फरवरी को मैंने मेरा ऑफिस ज्वाइन किया। और ऑफिस ज्वाइन करने के बाद उसी दिन मैंने मीटिंग भी किया, और उसी दिन मेरे जैसे ही ऑफिस गया, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्तों ने बोला कि अरे ठाकुर भाई तुम अकाउंट में गया नहीं, तो अपना कुछ पैसा आता है, वो पैसे का चेक मिला, कुछ थोड़ा सा अमाउंट का चेक मिला, तो चेक मैंने वाइफ के अकाउंट में डाल दिया। मुझे जिस भाई ने मैसेज दिया था वो मुझे क्या बोलते थे कि ठाकुर भाई तेरा जो भी प्रॉब्लम है तो भगवान को दे दे, बोल भगवान मेरे को मीटिंग में जाना है, मेरी वाइफ बीमार है, मेरे बच्चे बीमार है, तू बोल भगवान को यार मेरे। और मैं बता रहा हूँ विशाल भाई, मैं पहले दिन से रिंग में कूद गया ना, पहले दिन से मैंने दूसरे शराबी के साथ काम करना भूल गया। हमको 2 पगार मिलता था, एक इंसेंटिव मिलता था, एक पगार मिलता था। पहला थोड़ा पगार मिलता रहा, इंसेंटिव कट होता रहा, फिर उसके बाद इंसेंटिव मिलता रहा। दोस्त मेरे 1 साल कहाँ मेरा चला गया मुझे पता भी नहीं चला। और मैंने बताया कि भैया 2nd साल की सोसाइटी में मेरे फादर को हार्ट अटैक है, मेरे घर में खाली 900 रुपया था। मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय जाएगा ना। और बाद में मेरे पिताजी ठीक हो गए, और 2nd साल की सोसाइटी में मेरी भाभी, उसके 3 बच्चे, मेरा भाई का देहांत हुआ, मेरे मम्मी पापा, मेरी बेटियां। 2003 में दूसरे भाई को 14-15 लोगों का जवाबदारी आ गया। मेरे भाई मेरे जीवन में होगा तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा बॉस, मेरे क्यों नहीं होगा माँ, है ना। बहुत सा मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने अपने नीड के ऊपर फोकस रखा है, पैसों के ऊपर थोड़ा सा मैंने काम किया। काम बोलेगा तो ऐसा कुछ नहीं, शॉर्टकट पैसा नहीं ना। आज की तारीख में मेरा 1 रुपया भी फालतू का खर्चा नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ। मेरे जोन में सुपर मीटिंग में मैं जाता नहीं, क्योंकि चाय भी 20 रुपए की आती, वो सब मैंने बंद कर दिया बॉस मेरे। तो भैया सब होएगा। अभी आपका जो भी सोसाइटी आपने 1.5 साल दो, आप चलो तो सही। 46 मेरे जोन में एक भाई 68 की एज में आया, मेरा एक रेलवे वाला दोस्त 55 साल की एज में, अभी 17 साल की सोसाइटी एंजॉय कर रहा है यार, और 68 की एज में आए। वो पहली मीटिंग से सुबह, वो 73 साल की उम्र है, 5 साल की, वो एंजॉय कर रहा है यार। अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहो यार, ये उम्र में आपको मैसेज मिल गया, अभी बचा कुछ जीवन को अच्छा जी सकते हो यार, है ना। कैसा होगा नहीं, थोड़ा बहुत पैसा कमा, पैसे से संतुष्टि मिलती नहीं है यार। मेरे दोस्त ने 5 लाख रुपए महीने की इनकम है, वो खुद डॉक्टर है, उनकी वाइफ डॉक्टर है। मेरे इधर 4 फ्लैट है, उनका सांताक्रूज में फ्लैट है, 18 खोली धारावी में। बेटी डॉक्टर बन गई, लेकिन हमेशा परेशान रहते। वो मुझे पूछने लगे यार ठाकुर जी आप कैसे खुश है, तो मैं बोला सर हम देने का काम कर रहे हैं और वो आप जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैंने ऐसे ही बोला, मैं 17 साल से आप ए में हो, सोबर नहीं, भिंग भिंग करें।
कभी आपने जीएसओ को कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, कभी इंटरव्यू को कभी कंट्रीब्यूशन दिया, तो आप ये रास्ते पे चलते रहो विशाल भाई, क्यों नहीं होगा चेंज? समझा कि नहीं? 100% होगा यार। और अब सबसे बड़ी बात है यार, अभी भगवान हमारा रखवाला है यार, क्यों चिंता करते हो यार? मेरे जीवन में हुआ, यहाँ इतने जैसे मेंबर है यार, उनके जीवन, मेरा एक दोस्त यहाँ है मीटिंग में, 7 तारीख को उसको बोल दिया था, उसने मेरे दोस्त ने फोन किया, ठाकुर भाई बोल दिया मेरे को बॉस ने कि भाई 7 तारीख के बाद आप नौकरी से हट जाओगे। मैं बोला चिंता मत कर, भगवान के ऊपर छोड़ दे। 7 का 15 हुआ, उसके बॉस ने बोला 15 तारीख के बाद तक देते। 15 का 30 तारीख को, कल उसका मेरे 30 तारीख का फोन है कि बॉस ने बोला ठीक है आप लगे रहो, देखा जाएगा। 1 डे के टाइम के साथ वो नौकरी कर रहा है। रोज जैसे शराब के साथ रोज जाने का, कल उसने बॉस ने बोला तो मैं चला जाऊंगा घर पे बॉस मेरे। तो भैया तुम चिंता मत करो, तुम ये प्रोग्राम के तो डिपे रहो, थोड़ा डीप जाओ और थोड़ा सा, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, आप बराबर होंगे। ऊपर ऊपर से भी थोड़े जाओगे तो इधर दिया हुआ 12 कॉमिटेड है ना, स्वाति चीजों से वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरी खत्म हो गई है ना, मेरा दृष्टिकोण नजरिया बन गया, जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण बदल गया, वो 12 पहले से जीवन ही फुलफिल हो गए। तो फिर आपको कितना पैसा क्या, मुझे डायबिटीज है, मेरी वाइफ को डायबिटीज, में एयर इंडिया में जॉब करता था, हमको लंबी चौड़ी फैसिलिटी थी, हमको बॉम्बे के ऑल ओवर इंडिया के सब हॉस्पिटल पैनल में थे। टाटा ने ले लिया एयर इंडिया, अभी क्या किया, हमारी फैसिलिटी बंद कर दी, हमको डाल दिया सीजीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में डाल दिया, उसमें एमटीएनएल और बीएसएनएल को अलग फैसिलिटी है। हमारा कैसा है कि हॉस्पिटल को पैसा देगा, अभी मेरे बाजू में वोकट हॉस्पिटल फैसिलिटी बंद हो गई, हमारा नानावती फैसिलिटी बंद हो गई, टेंशन में पूरा हमारा इंडिया सब बोलते ना कोमा में चला गया है। लेकिन कोई बात नहीं यार, उस सिचुएशन को भी फिर फेस करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, एक मेडिक्लेम निकाल के रखा हुआ है, समझा क्यों, काय को डरने का जरूरत है। और फिर कल भी ये होएगा उसका कोई चिंता ही नहीं है मेरे भाई विशाल भाई, चलते रहे यार, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सही समय पे आ गए आप सोबर होने के लिए तरफ रहे यार, लोगों को सोबरिटी भी मिल रही है ना, फिर आप सोबर तो हो, कितनी बड़ी बात है यार। जी थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। ठाकुर भाई आपसे निवेदन करूंगा, यदि किसी मेंबर को प्रश्न रहते हैं, आपसे डिटेल में बात करना चाहते हो, प्लीज अपना नंबर शेयर करते हैं। नंबर डाल देता है ना अमित भाई, ठीक है जी। सुनील भाई से भी निवेदन करूंगा, सुनील भाई मीटिंग समाप्ति का समय पूर्ण हो चुका है, आप ठाकुर भाई से 1 to 1 डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जी सर। मैंने डाल दिया बस। चलिए हो गया। इस मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने में हमारा सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मीटिंग में यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल शनिवार का दिन है, जो कि रहता है हमारा टॉपिक शेयरिंग एजेंडा।